इस बार सु पेई पिछली बार की तरह ही थी, लोगों को शहर के गेट पर हुआंग फैंग और अन्य लोगों से मिलने ले गई। हालांकि सुपर के प्रदर्शन में कुछ भी असामान्य नहीं है, फिर भी हुआंग फैंग को लगता है कि इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। वो जाने के बाद उद्योगों की देखभाल स्वयं करने की योजना बना रहा है, इसलिए हुआंग फैंग निश्चित रूप से सुपे के साथ कोई विवाद करने को तैयार नहीं है। इसलिए शहर में प्रवेश करने के बाद हुआंग फैंग वापस भी नहीं गए। निंग वुशुन के साथ उसकी अच्छी बातचीत नहीं हुई, इसलिए वो सु पेई से मिलने गया। उसके बाद हुआंग फैंग और सु पेई के बीच कई घंटों तक साधारण बातचीत हुई। कोई और नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उसके बाद सु पेई ने हुआंग फैंग पर अधिक भरोसा किया और हुआंग फैंग के उद्योग जिया की दृढ़ता के बारे में और भी अधिक। उन्हें हुआंगफेंग में लिक्सियन काउंटी लौटने में 2 दिन भी नहीं हुए थे। सु पेई ने लिक्सियन काउंटी में ल्यूक्सियन काउंटी गार्ड जनरल को एक पत्र भेजा। जल्द ही गार्ड जनरल ने लोगों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यदि आप समर्पण नहीं करते तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब सु पेई की धर्मी सेना सबसे बड़ी है और उनके शहर में बहुत कम रक्षक है। बाघ दहाड़ने वाली सेना, जिस पर पहले भरोसा किया जा सकता था, वह भी नष्ट हो गई है। एक बार जब सु पेई के सैनिक खुद पर हमला करते हैं तो वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। इसलिए अंत में उसने एक समझदारी भरा विकल्प चुना, आत्मसमर्पण किया, अपनी जान बचाई और अपनी संपत्ति बचाई। सुपे और हुआंगफेंग दोनों परिणाम से बहुत संतुष्ट हैं। इस तरह उनके आसपास का वातावरण अधिक सुरक्षित रहता है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 658 जाने की तैयारी करें। हालांकि हुआंग फैंग और सु पेई ने शुरुआत में निरंतर विस्तार की नीति स्थापित की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विस्तार करते रहना चाहिए। आखिरकार लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं और वे लड़ते लड़ते थक जाएंगे। इसलिए हुआंग फैंग का समग्र लक्ष्य निरंतर विस्तार है, लेकिन इस प्रक्रिया में वे कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। अब यह है उनकी स्थिति। उनके आसपास की कई काउंटियों को हरा दिया गया है, उनके आसपास के क्षेत्र अधिक सुरक्षित है और उनकी सेनाओं का विस्तार हुआ है। तेजी से बढ़ते क्षेत्र और जनशक्ति को उन्हें बचाने की जरूरत है, खासकर हुआंग फैंग से पहले लड़ी गई लड़ाइयों को। उन्होंने कई कैदियों को पकड़ लिया है। हालांकि उन्होंने युद्ध के बीच में ही कुछ संग्रह और संकलन कर लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे निपटा नहीं जा सका है। इसके अलावा उन कब्जे वाले क्षेत्रों को भी उत्पादन की बहाली का समर्थन करने के लिए लोगों को भेजने की आवश्यकता है, जिसके लिए समय और स्थिरता की भी आवश्यकता है। इस समय सबसे खुशी की बात यह है कि मैक्सियन काउंटी के व्यापारियों और कई स्थानीय परिवारों ने अग्रिम रूप से सुपे का समर्थन किया। जितना बड़ा क्षेत्र सुपे के कब्जे में होगा, उनका विकास उतना ही बेहतर होगा। प्रत्येक परिवार की ताकत अब पिछली बार की तुलना में लगभग दोगुनी है और सुपर के निरंतर विकास के साथ यह संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें से किसी भी परिवार के सदस्य ने नहीं सोचा था कि सुपे का विकास इतना अच्छा और इतनी तेजी से होगा। इतने कम समय में उसने इतने सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बेशक साथ ही यह इन लोगों को हुआंग फैंग की क्षमता को समझाता है। हुआंग फैंग के निवास की दहलीज उन लोगों द्वारा तोड़ दी जाएगी जो उनसे मिलना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हुआंग फैंग का अपना स्टोव भी बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। उनकी अपनी पहचान और सुपर के समर्थन ने उनके स्टोव को तेजी से विकसित किया, जिससे हुआंग फैंग और निंग वुशुन कपड़ा उद्योग में पूरी तरह से मजबूती से खड़े हो गए। साथ ही उनके पास अधिक से अधिक आवाज के अधिकार है। हालांकि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं है। उसे जितना अधिक धन की आवश्यकता होगी उतना अच्छा होगा। केवल इसी तरह से वह अपना जीवन सुरक्षित रख सकता है और उन चीजों का आदान प्रदान कर सकता है जो उसके लिए उपयोगी है। इसलिए जब तक विद्रोही सेना में बहुत कुछ नहीं चल रहा है, वो अपनी दुकान पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हुआंग फैंग का इस स्थान पर शेष समय कम होता जा रहा है। मरम्मत की अवधि के बाद उनके नेतृत्व में विद्रोही सेना का विस्तार जारी है। इस समय उनकी ताकत शुरुआत की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, यहाँ तक कि सभी धर्मी सेना में ये शीर्ष 3 में शुमार हो सकता है। साथ ही उन्होंने कई लोगों को वोट देने के लिए आकर्षित किया। निस्संदेह उन्हें शाही दरबार के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे बंदूक से पहला पक्षी मार सके। सौभाग्य से हुआंग फैंग की ताकत इतनी बुरी नहीं है और वह हमेशा विद्रोही सेना को बचाव में ले जा सकता है। हालांकि इस समय और स्थान में शाही दरबार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसे कम समय में पूरी तरह से हराया नहीं जा सकता। कम से कम जब हुआंग फैंग लगभग 1 साल पहले यहाँ आए थे, हालांकि उन्होंने विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हुए बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, फिर भी वो शाही अदालत के शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में विफल रहे। हालांकि उसका शासन अधिक से अधिक पतनशील हो गया है, तथापि शाही दरबार अभी भी मौजूद है। शाही दरबार अभी भी वहां है, लेकिन हुआंग फैंग जाने वाला है। सौभाग्य से सुपर के साथ बातचीत के बाद वो सन लियांग को अपने साथ ले जा सकता है और उसे शब्द और कर्म सिखा सकता है। दरअसल हुआंग फैंग के पास ज्यादा अनुभव नहीं है और वो सन लियांग से ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे टीवी और किताबें देखी हैं, इसलिए उनके पास सैद्धांतिक ज्ञान काफी है। यदि आप सन लियांग को पढ़ाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि सन लियांग को नहीं पता कि हुआंग फैंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो हुआंग फैंग से ये बातें सीखकर बहुत खुश है। वो अब हुआंग फैंग के काफी प्रशंसक है। वो उससे सीखकर खुश कैसे नहीं हो सकता। इसलिए जब हुआंग फैंग अब जा रहा है तो सुन लियांग अपनी पिछली ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। आखिरकार युद्ध के मैदान में हुआंग फैंग की व्यक्तिगत क्षमता बहुत मजबूत है, जिसकी तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती। लेकिन अन्य पहलुओं में सन लियांग हुआंग फैंग से बहुत दूर नहीं है। अब वो हुआंग फैंग को लेने जा रहा है, वो कोई समस्या नहीं। सचमुच जा रहे हो? सु पेई एक जटिल चेहरे के साथ हुआंग फैंग को देखती है। हालांकि सु पेई ने हमेशा सोचा था कि उनमें लोगों को समायोजित करने की क्षमता है। हुआंग फैंग ने अधिक से अधिक लड़ाइयां जीती और विद्रोही सेना में अधिक से अधिक प्रतिष्ठा हासिल की। उनका दिल अभी भी कुछ हद तक जटिल था। उन्हें उम्मीद थी कि हुआंग फैंग हमेशा विद्रोही सेना से जीतेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए 1 या 2 बार हारेंगे। हालांकि हुआंग फैंग ने हमेशा उनका अच्छा सम्मान किया है और उनके मन में कभी कोई अन्य विचार नहीं आया।
उस समय जब हुआन फैंग ने उनसे अकेले में बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो विद्रोही सेना में सिर्फ 1 साल तक ही रह सकते हैं। 1 साल बाद चाहे वास्तविकता कुछ भी हो वो चला जाएगा। हालांकि सुपर ने उससे पूछा कि क्यों। हुआन फैंग ने हर समय ऐसा नहीं कहा। उसके बाद हुआन फैंग ने पहले की तरह अपना दिमाग व्यवसाय पर खर्च किया और अधिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए सू पेई भी हुआन फैंग में विश्वास करते थे, जिससे हुआन फैंग को कोई चिंता नहीं थी जब वो बाहर लड़ रहे थे। सू पेई हुआन फैंग के जाने के बारे में भी भूल गया, या उसे याद था, लेकिन उसने सोचा कि हुआन फैंग उसके साथ मजाक कर रहा था। मैंने 1 साल पहले कहा था कि समय आने पर मैं चला जाऊंगा। हुआन फैंग के चेहरे पर शांति थी और उन्होंने कहा कि उन्हें उन अधिकारों के बारे में कोई पछतावा नहीं है जो वो खोने जा रहे हैं। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, सुपे ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो बस कहिए, मैं वो करूंगा। सुपे हुआन फैंग का बहुत आभारी है, न केवल इसलिए कि उसने शुरुआत में उसे बचाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हुआन फैंग विद्रोही सेना के साथ लड़ रहा है। उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। वो अब एक शहर और तालाब में रहने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक राजकुमार है जो विश्व मामलों को नियंत्रित कर सकता है। सू पेई का मानना है कि जब तक हुआन फैंग 2 या 3 वर्षों में फिर से उसकी मदद करता है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। इसके अलावा हालांकि हुआन फैंग की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उन्होंने कभी भी सत्ता में कोई अत्यधिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई है, जिससे सुपे को बहुत राहत और संतुष्टि मिलती है। ये केवल मेरे द्वारा ही किया जा सकता है, मैं निश्चित रूप से चला जाऊंगा। हुआन फैंग ने कहा कि भंडारण बॉक्स के साथ उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वो यहाँ रहने में थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी वो विद्रोही सैनिकों से पहले से ही परिचित था और यहाँ तक कि दोस्त भी बन गया था। शायद वो फिर कभी ना आए, वो भी दुखी था। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 659 सामंती अंधविश्वास की दुनिया। और आपको शेरनिंग की याद आती है। मैं आप दोनों से ड्रिंक का इंतजार कर रहा था। सुपेई ने कहा कि क्योंकि हुआन फैंग ने पहले कहा था कि वह अकेले जाने वाले थे, सुपेई इसके बारे में पूछेगी। आखिरकार हुआन फैंग और निंग अतुलनीय है। विद्रोही सेना के उच्च स्तर में यह एक खुला रहस्य है जिसे हर कोई जानता है। सुपेई की बातें सुनकर हुआन फैंग थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसे पहले ही पता चल गया था कि निंग वुशुंग से कैसे बात करनी है, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था और असमंजस में था। आखिरकार पिछले वर्ष में 2 लोग दिन रात साथ साथ रहे, ये कहते हुए कि उनमें कोई भावना नहीं है, जो धोखा है। अब वे जाने वाले हैं। इसके अलावा वे शायद केवल एक ही व्यक्ति हैं, अपने मन में निश्चित रूप से अतुलनीय होने के लिए अनिच्छुक है। मैं उसके मामलों से निपटूंगा। मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि नेतासू उसकी देखभाल करने में मेरी मदद कर सकती है, हुआन फैंग ने कहा। यह निश्चित है, सुपेई ने कहा कि उन्होंने पहले हुआन फैंग से वादा किया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हुआन फैंग ने उनके करियर में बहुत योगदान दिया है। अब उसे जाना होगा और खुद को किसी की देखभाल के लिए सौंपना होगा। अगर वो फिर भी मना करता है तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उसे ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मिस निंग एक अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। सुपे ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं उसे अपनी बहन मान लूंगा। इस तरह भविष्य में कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद सू टूली, हुआन फैंग ने ईमानदारी से कहा। उनमें से कुछ ने जटिल मनोदशा में सू टूली का निवास छोड़ दिया और हुआन फैंग अपने घर लौट आए, जो निंग वुशुंग द्वारा बहुत गर्म और आरामदायक था। इस वर्ष निंग वुशुंग कपड़े का व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ज्यादातर समय वो एक दुकानदार के रूप में काम करती है ताकि जियो कुई को इसका कार्यभार सौंपा जा सके, और वो हुआन फैंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। वो हुआन फैंग की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है और अपने घर को बहुत गर्म रखती है। हुआन फैंग की इस बारे में कोई राय नहीं है और वे इसका आनंद भी लेते हैं। ऐसी लड़की जो अपना दिल पूरी तरह से अपने शरीर पर लगाती है, उसकी कद्र जरूर की जानी चाहिए। ऐसी लड़की हकीकत में दुर्लभ होती है। ऐसा नहीं है कि वे अपने प्रेमी से प्यार नहीं करती, लेकिन आधुनिक लड़कियों का चरित्र स्वतंत्र होता है। इस समय और स्थान की लड़कियों के विपरीत उनका आदमी अपना खुद का दिन है, अपना सब कुछ है। आधुनिक लड़कियों से बिल्कुल अलग है। शुरुआत में हुआन फैंग को चिंता थी कि अगर जियाओकुई के मन में कोई बुरे विचार होंगे तो वो निंग वुशुंग को धोखा देगा और निंग वुशुंग को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हालांकि बाद में हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं थी। ये देखा जा सकता है कि निंग वुशुंग को वास्तव में इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर वो उस पर दबाव क्यों डाले, बस उसके सिर पर एकमात्र प्रभारी व्यक्ति का नाम लटका दे। इस तरह मैं अभी भी उसे देख सकता हूँ, भले ही इसकी वजह ये हो हुआन फैंग कम पैसा कमाने को तैयार है। मैं वापस आ गया हूँ। आज इतनी देर क्यों हो गई? जैसे ही हुआन फैंग वापस आए, निंग वुशुंग ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसके लिए हुआन फैंग को देखना और उसके साथ रहना सबसे खुशी की बात है। रात का खाना हो गया, आओ और खाना खाओ। यह निंग वुशुंग की कुछ रुचियों में से एक है। उसका मूल खाना पकाने का कौशल बहुत खराब है। हालांकि हुआन फैंग के लिए खुद खाना पकाने के लिए वो इस साल एक दूसरे के संपर्क में रही, यहाँ तक कि व्यवसाय करने से भी अधिक ध्यान दिया, इसलिए उसकी कला का विकास नहीं हो पा रहा है। अब ये बहुत अच्छा है। कुआ, हुआन फैंग ने उत्तर दिया और फिर निंग वुशुंग की सेवा में मेज पर बैठ गया। क्या बात है, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। निंग वुशुंग और हुआन फैंग 1 साल से एक साथ हैं। जब तक हुआन फैंग बाहर नहीं लड़ रहे हैं, वे एक साथ रहेंगे। हालांकि वे अभी भी अंतिम चरण से नहीं गुजरे हैं, फिर भी वे एक दूसरे से बहुत परिचित हैं, इसलिए वो एक नजर में हुआन फैंग के मूड में बदलाव को देख सकती है। मुझे आपको कुछ बताना है। हुआन फैंग ने निंग वुशुंग की ओर देखा और कहा, क्या चल रहा है? बल्कि अतुलनीय हुआन फैंग की ऐसी शक्ल देखकर दिल में अचानक एक तरह की बुरी भावना पैदा हो गई। व्यक्ति थोड़ा घबरा भी गया। याद है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि मैं जा रहा हूँ? हुआन फैंग ने यह भी देखा कि निंग वुशुंग थोड़ा घबराया हुआ था। उन्होंने निंग वुशुंग का हाथ पकड़ने की पहल की और कहा, याद करना, बल्कि अतुलनीय हृदय एक तरकश कहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं? ठीक है, हुआन फैंग ने सिर हिलाया।
क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? निंग वुशुंग ने हुआंग फैंग को दयनीय दृष्टि से देखा और कहा कि वो एक आवारा कुत्ते की तरह लग रही थी जिसे छोड़ दिया गया था। वो बहुत प्यारी थी। मैं भी नहीं जानता। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि निंग वुशुंग को इस तरह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आखिरकार वो निंग वुशुंग को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। हुआंग फैंग की बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग का चेहरा और भी उदास हो गया। हुआंग फैंग ने जल्दी से कहा, हालांकि भले ही मैं तुम्हें दूर नहीं ले जा सकता, फिर भी हम एक दूसरे को अक्सर देख सकते हैं। कैसे मिले? निंग वुशुंग से पूछा। दरअसल मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हुआंग फैंग ने कहा कि वास्तव में वो लंबे समय से निंग वुशुंग को स्टोरेज बॉक्स के बारे में बताना चाहते थे। आखिरकार अगर वे मिलना चाहते हैं तो निंग वुशुंग को निश्चित रूप से स्टोरेज बॉक्स का जादू पता होगा। जो चीजें लोगों को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित कर सकती हैं, उन्हें इच्छानुसार स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये केवल निंग वुशुंग नहीं है। भविष्य में जब तक हुआंग फैंग एक निश्चित स्थान पर एक एजेंट ढूंढना चाहता है, उसे दूसरे पक्ष से कुछ कहना होगा जो दूसरे पक्ष के लिए कुछ चीजों को स्वीकार करने के लिए सुविधाजनक हो। यह क्या है? अद्वितीय। मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा या तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। निंग वुशुंग ने पुष्टि की कि चूंकि हुआंग फैंग ने उसे बचाया, हुआंग फैंग उसके दिल में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। तब हुआंग फैंग ने निंग वुशुंग को बताया कि वो दुनिया नहीं है, बल्कि किसी अन्य समय और स्थान से कुछ है। ऐसा ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। जो बात हुआंग फैंग को हास्यास्पद बनाती है वो ये है कि निंग वुशुंग खुद को एक एलियन की तरह नहीं देखता है और वो अभी भी प्रशंसित दिखता है। क्या तुम्हें संदेह नहीं है कि मैंने जो कहा वो झूठ है? हुआंग फैंग पूछने में मदद नहीं कर सका। संदेह क्यों? निंग वुशुंग ने पूछा। मुझे विश्वास है कि आपने क्या कहा, और जब मैं छोटा था तो मैंने और मेरी माँ ने कई कहानियां सुनाई। वहां अमर भूत और राक्षस थे। भाई हुआंग, भले ही आप दूसरी दुनिया से आए हो, इसमें इतना अजीब क्या है? हुआंग फैंग को याद है कि यह समय और स्थान वो समय और स्थान नहीं है जिसमें वह है। अपने समय और स्थान में यदि वो ऐसा कहता है तो अन्य लोग उसका सामंतवाद कह सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय और स्थान में कई लोग मानते हैं कि भूत और अमर अस्तित्व में है। यह एक सामंती और अंधविश्वासी दुनिया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 660 वास्तविकता की ओर वापस। हुआंग फेंगबाई को इसकी चिंता है। हुआंग फेंग को इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि वुशुंग ने उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया कि वह अपने द्वारा तैयार किए गए कुछ स्पष्टीकरणों को बोल ही नहीं सका। भाई हुआंग, मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। निंग वुशुंग उत्सुकता से हुआंग फेंग को देखती है और कहती है, जाहिर है वो अभी भी उस दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक है जिसमें हुआंग फेंग रहता है। जब वह एक बच्ची थी तो कुछ अमर लोगों के बारे में अपनी माँ की कहानियां सुनकर वो उन जगहों को देखना पसंद करती थी जहां अमर लोग रहते हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से असंभव है, लेकिन अब ये जानना ठीक है कि हुआंग फेंग कहाँ रहता है। ठीक है, हुआंग फेंग ने कहने में संकोच नहीं किया और फिर उसे वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ बताया। मैं वास्तव में भाई हुआंग की दुनिया देखना चाहता हूँ। निंग वुशुंग ने भावुक होकर कहा कि हालांकि वो दूसरी दुनिया के बारे में उत्सुक थी, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं होगी। हालांकि अगर यह वो दुनिया थी जिसमें हुआंग फेंग रहता था तो निंग वुशुंग को स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी। अवसर होंगे, शायद इस बार, यदि इस बार नहीं तो भविष्य में अवसर होंगे, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, मैं भाई हुआंग के मुझे ले जाने का इंतजार करूंगा, निंग वुशुंग ने कहा। वैसे भाई हुआंग, क्या आपकी दुनिया में कोई महिला है? निंग वुशुंग के अचानक विषय परिवर्तन ने हुआंग फेंग को स्तब्ध कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसने अचानक ये सवाल कैसे पूछ लिया। भाई हुआंग, मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो, बल्कि अतुलनीय चुलबुलापन कहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे साथ मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। हुआंग फेंग ने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि निंग वुशुंग एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में रहता है, इसलिए ये स्वीकार करना आसान है कि एक पुरुष के पास एक से अधिक महिलाएं होती हैं। यदि यह प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति सुयुमो में बदल जाता है तो हुआंग फेंग को यह सोचना होगा कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। गर्लफ्रेंड क्या है, बल्कि अतुलनीय है। हुआंग फेंग मुंह से कुछ नए शब्द काफी समझ में नहीं आता है। आप इस रिश्ते को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अभी हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोई अंतरंग रिश्ता नहीं है। हुआंग फेंग ने सोचा और कहा, यह वो नहीं है जो आप चाहते हैं। निंग वुशुंग ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, फिर हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, मुझे पता था कि भाई हुआंग बहुत उत्कृष्ट है, वहां महिलाएं अवश्य होंगी। हालांकि उसने मनोवैज्ञानिक तैयारी कर ली है, फिर भी जब वो हुआंग फेंग की स्वयं की स्वीकारोक्ति सुनती है तो वो थोड़ा खो जाती है। हालांकि उसने तुरंत अपना मन समायोजित कर लिया। जैसा कि हुआंग फेंग ने सोचा था, बचपन से ही उसे जो शिक्षा मिली उसने उसे इन चीजों को और अधिक आसानी से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा भले ही हुआंग फेंग के पास वे अभी नहीं है, भविष्य में वे उनके पास होंगे। वो इतना उत्कृष्ट है कि आप अकेले एक महिला नहीं हो सकती। भाई हुआंग, क्या आप बाद में यहाँ आ सकते हैं? निंग वुशुंग से पूछा। अभी तक ज्ञात नहीं है, हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया। ओह, बल्कि अतुल्य ने कहा, थोड़ा निराश होकर, यह आखिरकार है। वो और हुआंग फेंग परिचित और परिचित जगह है, वो अभी भी यहाँ हुआंग फेंग के साथ जाना चाहती है। ये सोचकर कि हुआंग फेंग जाने वाला है, निंग वुशुंग का दिल थोड़ा खो गया। फिर वो हुआंग फेंग की ओर देखती है, थोड़ा शर्माती है, अपने दांत काटती है और फुसफुसाती है, भाई हुआंग, आप यहाँ से जा रहे हैं, मैं आपके जाने से पहले खुद को आपको सौंपना चाहती हूँ। निंग वुशुंग का कहना है कि चेहरा जितना लाल होगा, आवाज उतनी ही छोटी होगी। सौभाग्य से हुआंग फेंग की सीट उससे बहुत दूर है। इसके अलावा उनकी सुनने की क्षमता भी अच्छी है, अन्यथा वो सुन नहीं सकता। निंग वुशुंग की बातें सुनने के बाद हुआंग फेंग का दिल भी थोड़ा गर्म हो गया। इस अवधि में हुआंग फेंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। हालांकि एक बात यह है कि वह अपना अधिकांश समय बाहर लड़ने, कभी कभार वापस आने और ज्यादातर निंग वुशुंग के साथ बातचीत करने में बिताता था। दूसरा कारण यह है कि आखिरकार यह वास्तविक दुनिया नहीं है।
यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादी हैं। वास्तविक दुनिया में विवाह पूर्व यौन संबंध बहुत आम है, लेकिन यहाँ ये बहुत दुर्लभ है। इसे नैतिक आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए और भेदभाव किया जाना चाहिए। इसलिए शांतिपूर्ण रहने के लिए हुआंग फैंग ने कभी भी यह व्यक्त नहीं किया। निंग वुशुंग भी शर्मीले हैं, इसलिए भले ही वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश हों, वे बहुत करीब हैं। हालांकि रिश्ते की आखिरी परत कभी नहीं टूटी। अब क्या वुशुंग के लिए इसका उल्लेख करने की पहल करना बेहतर होगा? हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है, वो इस तरह की अच्छी चीज से इनकार नहीं करेगा। तो वो जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, वुशुंग, ये बहुत जल्दी नहीं है, चलो पहले आराम कर ले। हुआंग फैंग को जल्दबाजी में देखना अजीब है, साथ ही वो हुआंग फैंग की आभारी है। वो जानती है कि हुआंग फैंग ने उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसका सम्मान करती थी, अन्यथा जब तक हुआंग फैंग ने इसका उल्लेख किया वो इसे मना नहीं करेगी। भाई हुआंग, मैंने अभी तक ये खाना नहीं खाया है, फुसफुसाकर चेतावनी देना बेहतर है। आप चावल नहीं खा सकते, हुआंग फैंग ने लापरवाही से कहा, और फिर निंग वुशुंग का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना मुंह बदला। मेरा मतलब है, ये चावल किसी भी समय खाया जा सकता है, और मुझे बहुत भूख नहीं है। निंग वुशुंग कहना चाहेंगे कि आपको भूख नहीं है, मुझे भूख लगी है। हालांकि हुआंग फैंग की शक्ल देखकर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी हो गई और हुआंग फैंग के पीछे चली गई। निंग वुशुंग को इस तरह देखकर हुआंग फैंग अधिक खुश है, ये सोचकर कि वो आखिरकार आज विभाग स्तर के कैडरों की टोपी उतार सकता है। हुआंग फैंग बहुत उत्साहित है। यह एक ऐसा एहसास है जो उन्हें युद्ध के मैदान में भी नहीं होता। यह उत्साहित और घबराया हुआ दोनों है। मैं चौथा हूँ। वास्तविक दुनिया में हुआंग फैंग का निवास, जब उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, तो वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर से रो पड़ता है। अभी अभी उसने उत्तेजना से भरकर अपने कपड़े उतार दिए। जैसे ही वो दूसरे पक्ष के साथ शरीर संरचना की समस्या पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा था, वो सक्षम की शक्ति से लीन हो गया। फिर वो उस समय वहां से चला गया और वास्तविक दुनिया में लौट आया। हुआंग फैंग ये सोचकर उत्साहित था कि वह बिस्तर पर लेटकर खुद को शर्मनाक तरीके से देखना पसंद करेगा। हालांकि अब वह वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में सोचना पड़ा। ये भंडारण बॉक्स समय के प्रति बहुत संवेदनशील है। हुआंग फैंग शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकते। सौभाग्य से उन्होंने और निंग वुशुंग ने कहा है कि उन्हें दूर भेजा जा रहा है, इसलिए यद्यपि वो आश्चर्यचकित होगी, उसे अपनी आंखों के सामने उसके लापता होने को स्वीकार करने में भी सक्षम होना चाहिए। ठीक है, इसे भूल जाओ, कोई कारण नहीं है। वैसे भी मैं अभी भी भविष्य में बेजोड़ देख सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिलने की चिंता नहीं है। हालांकि अगर स्टोरेज बॉक्स इस तरह कई बार आता है तो मेरे अंदर एक छाया होगी दिल। इस समय हुआंग फैंग के सामने कई चीजें तैर रही हैं। ये चीजें जो उसने रिंग में तब रखी थी जब वो दूर जाने वाला था, वे सभी सामने आ गई हैं। जाहिर तौर पर चुनाव करना उसी का काम है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 661 प्रयास। अपने सामने उभरती इन चीजों को देखकर हुआंग फैंग का दिल थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि हालांकि इस बार बहुत सी चीजें थी, लेकिन जो चीजें वो चाहता था वो सामने नहीं आई। निंग वुशुंग इन विकल्पों में दिखाई नहीं देता है, जिसका अर्थ है कि हुआंग फैंग के पास उसे चुनने का कोई मौका नहीं है और वो उसे वास्तविक दुनिया में नहीं ला सकता है। हालांकि हुआंग फैंग पूरी तरह से निराश नहीं थे, क्योंकि पहले उन्होंने भंडारण बॉक्स के माध्यम से जीवित चीजें प्राप्त की थी, जैसे कि जियाओ बाई, जैसे कि जियाओ एंग, जिससे कम से कम पता चला कि भंडारण बॉक्स के माध्यम से जीवित चीजों को वितरित करने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब ये थोड़ा निचला स्तर हो सकता है, जो केवल जानवरों को ही प्रसारित कर सकता है, इंसानों को नहीं। हालांकि इंसान भी जानवर ही है, लेकिन इस बार हुआंग फैंग के सामने बहुत सी चीजें नहीं है, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें भी नहीं है। आखिरकार वो समय और स्थान अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ समय और स्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज जितने उन्नत नहीं है, इसके अलावा कम मार्शल आर्ट की दुनिया अभी भी मौजूद है। हुआंग फैंग को कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है। हालांकि वहां उनकी पहचान कम नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से एक व्यक्ति है। सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सोने, चांदी और गहनों के अलावा कुछ ही अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा हुआंग फैंग अभी भी ज्यादातर समय संघर्ष कर रहा है और उसके पास कुछ अच्छा खोजने का कोई मौका नहीं है। हालांकि इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। कम से कम एक चीज तो है जो हुआंग फैंग को बहुत पसंद है। वो एक घोड़ा है, एक BMW जिसके पूरे शरीर पर खून जैसे लाल बाल हैं। दूर से देखने पर यह जलती हुई लौ जैसा दिखता है। यदि हुआंग फैंग ताओ को नहीं जानते, तो उस समय और स्थान में कोई हान राजवंश या जियोनिग्नु नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह एक घोड़ा था, यह एक खूनी BMW है। हालांकि चाहे घोड़ा स्वेट BMW हो या नहीं, इसकी गति और सहनशक्ति बहुत सकारात्मक है और यह बहुत आध्यात्मिक प्रतीत होता है। यदि वो हुआंग फैंग के शब्दों को समझ सकता है, तो ये घोड़ा युद्ध प्रक्रिया में प्राप्त लूट के सामान हुआंग फैंग में से एक है। पहली नजर में ही उन्हें ये पसंद आ गया। बाद में सुपे एक आदमी बन गया और उसने इस घोड़े की मांग नहीं की। इस घोड़े का मालिक हुआंग फैंग है। हुआंग फैंग ने इस पर सवारी की, उत्तर और दक्षिण में लड़ाई लड़ी और अनगिनत लड़ाइयां जीती। अब घोड़ा हुआंग फैंग के सामने आता है, लेकिन वो पहले जितना लंबा नहीं है। यह एक छोटा संस्करण है, केवल लगभग 10 सेमी लंबा, लेकिन यह अभी भी ताजा है। इसलिए हुआंग फैंग ने बिना किसी झिझक के इसे चुना। जहां तक अन्य सोने, चांदी और गहनों की बात है, तो उन्होंने इसे नहीं चुना। हालांकि अब उसे पैसा बहुत पसंद है, वो इसे धीरे धीरे कमा सकता है, लेकिन ऐसी BMW मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग ने आसानी से एक विकल्प चुन लिया। हुआंग फैंग द्वारा इसे चुने जाने के बाद बछेड़े की तरह BMW को छोड़कर बाकी सब गायब हो जाता है। पिछली सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार की तरह फॉल का आकार बदला जा सकता है। हालांकि उनके शयन कक्ष में जगह सीमित है, इसलिए हुआंग फैंग ने इसे सामान्य नहीं दिखाया। वैसे अतुलनीय को देखने जाओ, मुझे नहीं पता कि वो डरी हुई है या नहीं। हुआंग फैंग ने ये सोचा और जल्दी से विला में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने निंग वुशुंग को पिछले स्थान पर अपने सभी उद्योगों के प्रभारी व्यक्ति के रूप में चुना। फिर उन्होंने निंग वुशुंग को बुलाया। भाई हुआंग, क्या आप ठीक हैं?
आप बस गायब हो गए और मुझे डरा दिया। निंग वुशुंग ने हुआंग फैंग को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था। हालांकि हुआंग फैंग ने उसे पहले भंडारण बॉक्स के बारे में बताया था। निश्चित रूप से जब हुआंग फैंग वास्तव में अचानक गायब हो गया तब भी वो अनिवार्य रूप से चौंक गई थी। अब जब उसने हुआंग फैंग को यहाँ अच्छी स्थिति में खड़ा देखा तो उसे वास्तव में राहत मिली। मैं ठीक हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। क्या यह वही जगह है जिसके बारे में आपने पहले कहा था? निंग वुशुंग के पास चारों ओर देखने का समय था। उसने पाया कि यहाँ की सजावट उससे बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले देखी थी, इसलिए वो उत्सुक थी। ठीक है, भविष्य में अगर हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो हम केवल यहीं हो सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। यह भी अच्छा है। निंग वुशुंग निराश है कि वो हुआंग फैंग के साथ उसकी दुनिया में नहीं जा सकती, लेकिन हुआंग फैंग को अक्सर यहाँ देखना अच्छी बात है और वो इसे स्वीकार कर सकती है। उसके बाद हुआंग फैंग निंग वुशुंग को यहाँ ले जाता है। निंग वुशुंग अभी भी जिज्ञासु है और उसे नया वातावरण पसंद है। या क्या हम वही करते रहेंगे जो हमने अभी किया? नीचे मुड़ने के बाद हुआंग फैंग ने एक ही पोशाक में निंग वुशुंग को देखा और कहा। इससे पहले हुआंग फैंग के अचानक गायब हो जाने के बाद निंग वुशुंग बहुत चिंतित था। इसके अलावा समय बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सका, इसलिए उसने इस समय केवल एक साधारण सफेद सिंगलटन पहना हुआ था जो उसके खूबसूरत फिगर को पूरी तरह से नहीं ढक सका। नहीं, हुआंग फैंग की उग्र आंखों को देखकर निंग वुशुंग बहुत शर्मिंदा हुआ। वो पहले इतनी सक्रिय थी क्योंकि हुआंग फैंग जाने वाले थे और वे अलग होने वाले थे। हालांकि हुआंग फैंग ने कहा कि वे अभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन निंग वुशुंग का दिल अभी भी चिंतित है, इसलिए वो इतनी सक्रिय रहेंगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि निंग वुशुंग एक सक्रिय व्यक्ति है। इसके विपरीत वो स्वभाव से बहुत पारंपरिक महिला है। उसके लिए दोबारा उस तरह की पहल करना लगभग असंभव है। इसके अलावा दोनों की अच्छी बातें अभी बाधित हुई हैं, इसलिए जब हुआंग फैंग ने इसे फिर से उठाया तो उसका दिल अभी भी बहुत शर्मीला था। हुआंग फैंग, चाहे अच्छे हो या बुरे, के पास शर्माने और मना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अंत में हुआंग फैंग केवल हार मान सकता है और अगले मौके की प्रतीक्षा कर सकता है। उसे इस बात पर नाराजगी है कि भंडारण बॉक्स उस समय उसे वापस भेज देगा। वैसे इसे वापस लाने का प्रयास करें। हुआंग फैंग ने निंग वुशुंग को एक चाय का कप सौंपा जो वो वास्तविकता से लाया था। क्या बात, बल्कि अतुल्य ने कप उठाया और उत्सुकता से पूछा। आइए देखें कि क्या आप इसे वापस ले सकते हैं। मैं आपको बाद में कुछ और बताऊंगा। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो अब ऐसा कर पाएंगे या नहीं, इसलिए उन्हें पहले प्रयोग करना होगा। ठीक है, निंग वुशुंग ने सिर हिलाया और फिर हुआंग फैंग ने उसे वापस भेज दिया। जल्द ही निंग वुशुंग को उसकी दुनिया से वापस भेज दिया गया। अच्छा, क्या तुम अभी वो कप वापस ले सकते हो? हुआंग फैंग ने तुरंत पूछा। हाँ, बल्कि अतुल्य सुकून कहते हैं। वास्तव में, हुआंग फैंग ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। कुआ, बल्कि दोहरी सकारात्मक बात कही। क्या आपने कोई बदलाव देखा है? उदाहरण के लिए, कम पैसे हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। पिछली बार वो इस विला से चीजें वापस ले गए थे, जो ठीक है, लेकिन इससे उनके पैसे कट जाएंगे और अभी भी कई कटौतियां हैं, इसलिए हुआंग फैंग चिंतित। इस बार भी वैसा ही होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 662 कुली करना। लगता है पैसे की कोई कमी नहीं है। निंग वुशुंग ने कहा कि उन्होंने पहले इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया था। चिंता मत करो, वापस जाओ और ध्यान से देख लो कि पैसे कम तो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, हुआंग फैंग को देखने के बजाय गंभीरता से कहा, तो भी कुछ गरिमा में कहा का सामना। जब हुआंग फैंग ने निंग वुशुंग को तीसरी बार बुलाया तो उन्हें निंग वुशुंग से एक रोमांचक संदेश मिला। पैसा कम नहीं है। ये वास्तव में हुआंग फैंग के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि इस तरह वो निंग वुशुंग के माध्यम से वास्तविक चीजों को उसकी दुनिया में वापस ला सकता है। इस तरह वो अंतरिक्ष बाजार पर इस तरह से एकाधिकार जमा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि केवल एकाधिकार ही सबसे अधिक पैसा कमा सकता है। इसके अलावा हुआंग फैंग इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि उन्होंने इस बार कोई पैसा नहीं काटा। हालांकि ये कमियों के बिना नहीं है। निंग वुशुंग ने उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। उस समय वो थोड़ा सा सामान ही ला पाता था। इसके अलावा हुआंग फैंगिक्सिंग ने निंग वुशुंग को कुछ चीजें लाने के लिए कहा। यदि वो उन्हें वास्तविक दुनिया में वापस लाता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। पैसे काटना भी अच्छा है, हालांकि भंडारण बॉक्स सीधे तौर पर प्रतिबंधित है। हालांकि इसके बारे में सोचना आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आप अपने एजेंट के माध्यम से अन्य समय और स्थान की चीजों को वास्तविक दुनिया में ला सकते हैं तो आपको प्रत्येक ट्रांसमिशन के बाद चयन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप ये चीजें दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह केवल एक तरफा डिलीवरी है। हुआंग फैंग भी बहुत संतुष्ट है। जरा इसके बारे में सोचें, वो बस उस समय और स्थान में है और लापरवाही से कुछ वास्तविक दुनिया के कपड़े की शैलियां निकाल लेता है जो बहुत लोकप्रिय है और बहुत सारा पैसा कमाती है। यदि वो उस समय और स्थान पर अधिक से अधिक सुंदर कपड़े पहुंचाता है तो क्या वो अधिक पैसा कमा सकता है? जब तक हुआंग फैंग ने इसके बारे में सोचा वो उत्साहित महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि भविष्य में हम केवल अतुलनीय मेहनत ही कर सकते हैं और दिन में कई बार दौड़ सकते हैं, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि जल्द ही भंडारण बॉक्स ने उसे फिर से प्रभावित किया। जब उसने चौथी बार निंग वुशुंग को बुलाना चाहा तो वो ऐसा नहीं कर सका, जैसे कि ऐसा कोई समारोह ही नहीं था। क्या ये सच है कि इस एजेंट को दिन में केवल 4 बार ही कॉल किया जा सकता है? हुआंग फैंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि अगर उसने गलती नहीं की तो ये सीमा होगी, अन्यथा वो यह नहीं बता सका कि वो चौथी बार संबंध क्यों नहीं कर सका। केवल इस तरह दिन में अधिक बार स्थानांतरण करने और वास्तविक चीजों को अतीत में लाने के लिए निंग वुशुंग पर भरोसा करने का विचार खो सकता है। समय की सीमा के साथ अतीत में लाई जा सकने वाली चीजों की संख्या अधिक नहीं होगी। हालांकि इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं है। हुआंग फैंग अपने हाथ में अंगूठी को देखता है और एक रास्ता बताता है। जब तक अंगूठी निंग वुशुंग के साथ मेल खाती है, विशेष रूप से बड़ी जगह के साथ, निंग वुशुंग अभी भी पूर्व और पश्चिम में वास्तविकता ला सकता है। ये सिर्फ इतना है कि नाजी स्पष्ट रूप से एक खजाना है। अब तक उसे केवल एक ही मिला है। इसके अलावा क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है।
भले ही वो अब इसका इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन वो थोड़ा खिंचा हुआ है। स्टोरेज बॉक्स के एक्सचेंज स्टोर में एक्सचेंज के लिए एक रिंग होती है, हालांकि कीमत काफी अधिक है। उसके हाथ में लगभग 10 वर्ग मीटर की जगह के लिए विनिमय मूल्य 80 मिलियन युआन है और बड़ी जगह के लिए कीमत 100 मिलियन युआन से अधिक है, जो हुआंग फैंग के लिए एक खगोलीय संख्या है। इसलिए वर्तमान में हुआंग फैंग के पास निंग विशुंग को संयम पाने में मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। आओ कदम दर कदम आगे बढ़ें। जब आपके पास पैसा हो तो आपको वुशुंग के लिए एक बड़ा उपदेश देना चाहिए, हुआंग फैंग ने बेबसी से सोचा। इन चीजों से निपटने के बाद हुआंग फैंग फिर से वास्तविकता में वापस आ गया और सो गया। अगली सुबह जब हुआंग फैंग उठा तो वो थोड़ा असहज था। पिछले समय और स्थान में उन्होंने अपना अधिकांश समय शिविर में आराम करते हुए बिताया। जब वो जागा तो उसे सोचना पड़ा कि कैसे लड़ना है, यहाँ तक कि जब वो कभी कभार आराम करने के लिए वापस जाता था तब भी उसकी नसें पूरी तरह से शांत नहीं होती थी। वास्तविक दुनिया में यह अलग है, ये पिछली जगह से कहीं अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा उसके कपड़े अब खूनी गंध से भरे नहीं है। हुआंग फैंग का पूरा व्यक्तित्व काफी आरामदायक है। यह अभी भी शांतिपूर्ण समय है। हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि भंडारण बॉक्स हमेशा उन्हें युद्ध के मैदान में भेजता है। खत्म करने के बाद हुआंग फैंग अपनी वाइनरी का दौरा करने जा रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा गार्ड बनने की जरूरत नहीं है, वो अधिक समय की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। हालांकि हुआंग फैंग के अपनी वाइनरी में पहुंचने से पहले उसे टैंग मिक्स्यू से फोन आया, जिसमें कहा गया कि वो उसे कुछ करने में मदद करेगा। आप कुली को क्यों नहीं बुलाते? हुआंग फैंग ने फोन पर पूछा। कुली से कहो कि भुगतान न करे। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए मैं अब एक एक पैसा तोड़ने जा रहा हूँ, तांग मिक्सू ने स्पष्ट स्वर में कहा। हालांकि हुआंग फैंग जानता है कि यह महिला सिर्फ कुली बनना चाहती है। हालांकि वो पैसे कमाने के बारे में सोच रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुली ज्यादा पैसे बचा सकता है। शायद यह उसके सौंदर्य प्रसाधनों में से एक के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग ने भी मना नहीं किया। दूसरों से किसे शर्म आनी चाहिए। उसकी कंपनी में तांग मुक्यू ने फोन रख दिया और उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि उसने पहले हुआंग फैंग को उसे माफ करने की शर्तें पेश की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तांग मिक्स्यू उसे जाने देगी। टैंग मुक्यू की राय में हुआंग फैंग निश्चित रूप से उसे परिवार के नियंत्रण से बाहर निकालने में मदद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे सामान्य समय में उसके साथ चालें खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। ये हुआंग फैंग के लिए मुश्किल है। जब टैंग मिक्सू गर्व से हुआंग फैंग के आने का इंतजार कर रही थी तो उसे यह नहीं पता चला कि उसकी कंपनी के दरवाजे से कुछ ही दूरी पर सामान्य व्यक्ति से बड़े सिर वाला कोई व्यक्ति था। इस समय वो अपनी कंपनी के दरवाजे पर घूर रही थी, उसके प्रकट होने का इंतजार कर रही थी और फिर उसके माध्यम से उसे हुआंग फैंग का स्थान मिला। हुआंग फैंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फैंगडा ने अपना सिर नीचे करके चुपचाप कंपनी के दरवाजे की ओर देखा और चुपचाप सोचा कि यह उसका आखिरी मौका था। यदि वो हुआंग फैंग की समस्या को हल नहीं कर सका तो वो न केवल कैतियान की जान पकड़ने का मौका खो देगा, बल्कि सड़क पर उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत कम हो गई थी। इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए हुआंग फैंग और तियान जून को हल करना पड़ा। इस समय हुआंग फैंग तांग मिक्स्यू की कंपनी में अपना सुपर रन चला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे बहुत दुश्मनी रखता है और उनका इंतजार कर रहा है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 663 शूटिंग। हेलो, मैं यहाँ हूँ। आपकी कंपनी किस मंजिल पर है? जब हुआंग फैंग नीचे पहुंचे तो उन्होंने उसे बुलाया। हालांकि वो जानता था कि टैंग मिक्स्यू किस इमारत में है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कौन सी मंजिल है। तुम यहाँ हो, मेरी कंपनी 12वीं मंजिल पर है, ऊपर आओ, टैंग मुक्यू ने कहा। ठीक है, हुआंग फैंग ने उत्तर दिया। उसके बाद हुआंग फैंग कार से बाहर निकले। जैसे ही हुआंग फैंग की आकृति सामने आई, फैंग डाहो, जो कुछ ही दूरी पर छिपा हुआ था, उसकी आंखें चमक उठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतनी जल्दी सामने आएंगे। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग और महिला के बीच वास्तव में असामान्य रिश्ता था। बिग फैंग घबराकर इधर उधर देखता है, फिर वो अपनी बाहों से पिस्तौल निकालता है और ऊपर उठाता है। उसका लक्ष्य है। हालांकि उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है और इसकी योजना बना ली है, लेकिन वो घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। उसने पहले कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस समय वो अनिवार्य रूप से घबराहट महसूस करता है। जब वो अपने हाथों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा और अब कांपना बंद कर दिया तो हुआंग फैंग उसकी दृष्टि से गायब हो गया और उसने अपने हाथ में बंदूक रख दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में बाहर आएगा। जब वो दोबारा बाहर आएगा तो मैं उसे दोबारा जाने नहीं दूंगी। फैंग के बड़े सिर ने खुद को सांत्वना दी। बस उसे पता ही नहीं चला, उसकी हथेली पसीने से भर गई थी। तुम यहाँ हो, यहाँ आओ। 12वीं मंजिल पर लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर तांग मुक्यू ने हुआंग फैंग को देखने के बाद उनका स्वागत किया। क्या यह आपकी कंपनी है? यहाँ कोई नहीं है, यह कोई बैग कंपनी नहीं है। जैसे ही हुआंग फैंग चला, उसने अपने चारों ओर देखा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआंग शिखर सम्मेलन ने ऐसा कहा। इस समय तांग मुक्यू के मुंह में कंपनी बड़ी नहीं है। हालांकि यह 12वीं मंजिल पर है, लेकिन इसमें पूरी मंजिल नहीं है, केवल कुछ कमरे हैं। जहां तक स्टाफ की बात है, हुआंग फैंग ने फ्रंट डेस्क पर एक सुंदर लड़की देखी। बाकी जगहों पर उसे कोई नजर नहीं आया। बाकी कमरों में ज्यादा सामान नहीं था, कुछ मेजों के अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। यह बहुत खाली लग रहा था। आपकी कंपनी बैग कंपनी है, टैंग मुक्यू ने प्रतिवाद किया। मैं यहाँ नया हूँ। बेशक मैं इसकी तुलना बहन यूमो और जी मेंगजियाओ से नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी कंपनी में कई कर्मचारी हैं, लेकिन वे अभी व्यवसाय के लिए बाहर जा रहे हैं। यह सही है, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। उद्यमिता के शुरुआती दिनों में ये सुनना वाकई कठिन था। इसके अलावा तांग मुक्यू पूरी तरह से अकेली थी और अपने परिवार की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकती थी। ठीक है, इतनी बकवास मत करो। ठीक है, ये चीजें हैं, तांग ने कहा। आप बस उन्हें नीचे की ओर ले जा सकते हैं। हुआंग फैंग ने अपनी आंखों के कोने से टूटी हुई मेजों को देखा और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मूल रूप से टैंग मुक्यू हुआंग फैंग के चुटकुले देखना चाहता था। ये टेबल हल्की नहीं है,
हालांकि जब हुआंग फैंग वहां गए तो उन्होंने उन्हें एक एक करके उठाया, जिससे तान मुक्यो आश्चर्यचकित रह गए। मैं नहीं देख सकता कि तुम बहुत मजबूत नहीं हो, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो, तान मुक्यो ने कहा। ठीक है, हुआन फैंग ने कहा। वे एक एक करके कार्यालय से बाहर निकले और लिफ्ट से नीचे उतरे। कहाँ? हुआन फैंग ने पूछा। ये यहाँ है, कोई इसे बाद में लेने आएगा। टैंग मुक्यू ने कहा कि वास्तव में जो लोग इन टेबलों को इकट्ठा करने आते हैं वे इन्हें स्थानांतरित करने के लिए ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि तांग मिक्सियो ने ऐसा करने के लिए हुआंग फैंग को बुलाने का फैसला किया, जो उसके लिए कुली बनना और उसे मुश्किल बनाना है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग की ताकत छोटी नहीं है और ऐसा करना मुश्किल नहीं है। हुआंग फैंग, तुम अंततः बाहर आ गए। इस बार तुम जीवित नहीं जाना चाहते। वे हुआंग फैंग से बहुत दूर नहीं थे। फैंग दाजो ने फिर से अपनी पिस्तौल निकाल ली। इस बार वो पहले से अधिक स्थिर थे, वो ज्यादा घबराए हुए नहीं थे। बंदूक का थूथन फिर से हुआंग फैंग पर लक्षित हुआ। क्योंकि हुआंग फैंग अभी अभी वास्तविक दुनिया में लौटा है, उसकी नसें अक्सर पिछली जगह पर तनावग्रस्त रहती हैं, जिससे वो बहुत थक जाता है। अब वास्तविक दुनिया में लौटना कठिन है और वो स्वाभाविक रूप से इतना थका हुआ नहीं रहना चाहता है, इसलिए उसकी आत्मा बहुत अधिक केंद्रित नहीं है, इसलिए वो पहले से ही अंधेरे में छिपे हुए फैंग डेटो को नहीं ढूंढ सकता है। वहां 2 टेबलें बची है, मैं उन्हें पहले हटाऊंगा, आप यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं। हुआंग फैंग, जिन्हें खतरे का एहसास नहीं था, ने तांग मिक्सियो को बताया। ठीक है, टैंग मिक्सियो ने उत्तर दिया। रुको। क्या बात क्या बात? हुआंग फैंग पीछे मुड़कर अपनी उलझन में देखती है। लगता है आपका कंधा टूट गया है। तांग मिक्सियो ने हुआंग फैंग के कंधे पर कपड़े देखे, जैसे कि वे पिछली मेज पर पहने गए हों। आपके पास है क्या? हुआंग फैंग ने इसे तिरछे सिर से देखा। मैं आपको दिखाता हूँ। तांग मिक्सू हुआंग फैंग के पास गया और कहा, हुआंग फैंग, नरक में जाओ। फैंग दा, जो उन दोनों व्यक्तियों से ज्यादा दूर नहीं था, दहाड़ा और ट्रिगर नीचे खींच लिया। हालांकि फैंग दादो पहली बार पिस्तौल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए भले ही दूरी बहुत दूर न हो, उनकी शूटिंग तकनीक ये गारंटी नहीं दे सकती है कि वो हुआंग फैंग को सटीक रूप से मार देगा, बल्कि इसके बजाय वो तांग मिक्सू पर गोली चलाएगा जो हुआंग की ओर जा रहा है। फैंग जिस समय फैंग दाहो ने गोली चलाई, हुआंग फैंग को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने फैंग दाहो की ओर देखा और देखा कि फैंग दाहो ने यहाँ गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाई थी। हालांकि शूटिंग की दिशा उनके पास नहीं थी, बल्कि उनके बगल में तांग मिक्स्यू के पास थी। ध्यान से, हुआंग फैंग ने यह नहीं सोचा था कि लिंगो का सूक्ष्म कदम शुरू हो गया था और एक पल में वो तांग मिक्स्यू पर पहुंच गया था। उसकी भ्रमित आंखों में उसने उसे सीधे पकड़ लिया। इससे पहले कि टैंग मुक्यू हुआंग फैंग से पूछ पाती कि क्या हो रहा है, उसे लगा कि हुआंग फैंग का शरीर जोर जोर से हिल रहा था। तभी उसे अपने शरीर में कुछ घिसने की आवाज सुनाई दी। हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा ली। अपने घाव से निपटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो तांग मिक्स्यू को ले गया और अपने बगल में छिप गया, जब तक कि वो एक कोने में नहीं घुस गया और बाहर फैंग दाजो को नहीं देख सका। इसलिए हुआंग फैंग को राहत मिली। हुआंग फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? टैंग मुक्यू ने पहले पूछा। तभी उसने अचानक देखा कि हुआंग फैंग के कंधे पर रखे कपड़े खून से लाल हो गए थे। खून की तेज गंध बाहर आई और उसकी नसों में चुभने लगी। हुआंग फैंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? तांग मुक्यू आश्चर्य से बोली। ऐसी किसी चीज के लिए जाहिर तौर पर उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी और वो उत्तेजित थी। यहाँ मत जाना, मैं जाते ही आऊंगा। याद रखना, अगर मैं वापस ना आऊं तो बाहर मत आना। हुआंग फैंग को अपने घाव की परवाह नहीं थी, लेकिन वो फैंग डेतो को पकड़ना चाहता था। लेकिन तांग मुक्सु हुआंग फैंग की चोट के बारे में बहुत चिंतित है। वो बस हुआंग फैंग को जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन हुआंग फैंग का शरीर उसके चेहरे से गायब हो गया। वो उसे पकड़ना चाहती थी। हालांकि हुआंग फैंग के उचित कबूलनामे के बारे में सोचते हुए उसका पैर तुरंत बाहर निकल गया। इस समय वो मदद नहीं कर सकती। वो जो कर सकती है वो हुआंग फैंग नाव के लिए परेशानी नहीं बढ़ाना है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 664 किन्गई प्रांत से बाहर निकलना। हुआंग फैंग के चले जाने के बाद तांग मिक्सू ने जो कुछ किया था उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी उसे खतरे का एहसास नहीं था, लेकिन हुआंग फैंग को स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता था। इसके अलावा जब उसने खुद को सावधान रहने की याद दिलाई, तो उसने खुद को बचाने और गोली को रोकने में मदद करने में संकोच नहीं किया। यदि हुआंग फैंग ने समय रहते गोली को नहीं रोका होता, तो गोली शायद उसकी छाती पर लगती। यानी हुआंग फैंग के समय पर दिखाई दिए बिना यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके मरने की संभावना है। खतरे के बारे में सोचते हुए टैंग मिक्सियो का चेहरा पीला पड़ गया। वो नहीं जानती थी कि कौन खुद को मारना चाहता है। साथ ही वो ये भी सोचती रही कि कैसे हुआंग फैंग उसके रास्ते में खड़ा था। उसने ऐसा क्यों किया? वो इतना दृढ़ क्यों था? तान ने मन में बार बार पूछा, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। हालांकि वो आना चाहती है, उसके और हुआंग फैंग के बीच कुछ अस्पष्ट गलतफहमियां हैं, लेकिन वे बहुत करीब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पहले और अभी भी उसके लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। जब वह आना चाहती है तो हुआंग फैंग के पास खुद को बचाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा वो बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक रोक देती है। क्या यह उस रात की गलतफहमी के कारण है? तांग मुक्सू ने इस जगह के बारे में सोचा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उस रात जो हुआ उसके कारण हुआंग फैंग का अपने प्रति रवैया अनजाने में बदल गया था। आखिरकार जहां तक वो जानती थी, सु यूमो और हुआंग फैंग के बीच भी कोई चुंबन नहीं था। इसके बारे में मत सोचो। पहले हुआंग फैंग के व्यवहार को गलत समझना आसान था, लेकिन जल्द ही उसे हुआंग फैंग की सुरक्षा की चिंता होने लगी। हुआंग फैंग जाहिर तौर पर हत्यारे को पकड़ने जा रहा है, लेकिन इस समय हुआंग फैंग घायल हो गया है और दूसरे पक्ष के हाथ में बंदूक है। क्या वो दूसरे पक्ष को हरा सकता है? टैंग मुक्यू देखना चाहता है, लेकिन वह ये भी जानता है कि वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल वही रोक सकता है। इस समय हुआंग फैंग एक घाव के साथ फैंग दादो का उस स्थान पर पीछा करता है जहां वो पहले था, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से जगह पर नहीं रहता है।
इस समय वो चला गया है, लेकिन उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए हुआन फेंग ने पीछा नहीं छोड़ा। हुआन फेंग को अब दूसरे पक्ष को जाने देने का डर है। जाहिर है उसने खुद को मार डाला है। इसके अलावा उनके हाथ में बंदूक भी है। यदि उसने उसे इस बार जाने दिया तो उसे किसी भी समय फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो खतरे में है तो वह अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाएगा। हाँ, उस समय जब हुआन फेंग ने फेंग दादो को देखा तो वह जानता था कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य वो खुद था, तान मिक्स्यू नहीं। टैंग मिक्सू गोलियों के साथ क्यों उड़ सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि दूसरे पक्ष की तकनीक अच्छी नहीं थी। यदि उसे समय पर यह नहीं मिला होता तो टैंग मिक्सू ने उसे बर्तन ले जाने में मदद की होती। भले ही उसकी मौत न हुई हो, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और खुद हुआन फेंग, हालांकि उसके पास सोने का नर्म कवच है, आखिरकार ये केवल उसके ऊपरी शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन ये दो भुजाओं में कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए जब उसे इस बार बाह में गोली मारी गई तो वह नहीं कर सकता सुरक्षित रखें। जब हुआन फेंग फेंग दातू को खोजता रहा तो फेंग दातू भाग रहा था। शूटिंग के तुरंत बाद वह मौत से डर गया था। जब उसने देखा कि वो हुआन फेंग के बजाय महिला को मारना चाहता है तो वह चौंक गया और उसने अवचेतन रूप से फिर से गोली मार दी। हालांकि हुआन फेंग ने अपनी पिछली स्थिति छोड़ दी थी और खुद को उस महिला की रक्षा की थी। इस तरह उसकी पहली गोली वास्तव में हुआन फेंग को लगी, लेकिन दूसरी चूक गई। हालांकि पहली गोली हुआन फेंग को लगी, लेकिन यह उसे मारने में विफल रही। जब उसने तीसरा शॉट खोलना चाहा तो हुआन फेंग की आकृति गायब हो गई थी। उसके साथ वो महिला भी थी और फेंग जानता था कि आज उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए अब वो जो कर सकता था वो बच जाना था। आप कहां जाना चाहते हैं? हालांकि जब फेंग दादो एक कोने में दौड़ता है और एक गली में प्रवेश करता है तो उसके सामने अचानक एक और व्यक्ति होता है जो इस बार उसका लक्ष्य है, हुआन फेंग। जब उसने हुआन फेंग को देखा तो फेंग दाहो ने अपनी पिस्तौल उठाई और गोली चलाने के लिए तैयार था। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ पूरी तरह ऊपर उठता, उसे अपनी आंखों के सामने एक फूल का एहसास हुआ। तभी हुआन फेंग उसके शरीर के पास आया और उसका दाहिना हाथ एक अजीब कोण से उलट गया था। जाने दो, जाने दो। फेंग दा के सिर में अचानक दर्द हुआ। वो पिस्तौल अपने हाथ में नहीं पकड़ सका। हुआन फेंग ने इसे पकड़ लिया और चिल्लाया। हालांकि हुआन फेंग का स्पष्ट रूप से उसे आसानी से जाने देने का इरादा नहीं था। उसने देखा कि हुआन फेंग ने अपना घुटना उठाया, फेंग दा के सिर से टकराया और अचानक उसके पेट में शूल का विस्फोट महसूस हुआ। उसके पेट में सब कुछ उगलने वाला था। हालांकि हुआन फेंग को उस पर कोई दया नहीं है, जैसे कि उसे अपने घुटने के लिए पैसे नहीं चाहिए। वो अपने पेट पर दबाव डालता रहा। फेंग दाहू, जो दर्द में था, पीला पड़ गया था और उसमें दया की भीख मांगने की ताकत नहीं थी। हुआन फेंग इस बार सचमुच गुस्से में और डरा हुआ है। हालांकि उसके पास सोने का मुलायम कवच है, फिर भी वो इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो ठीक रहेगा। इसके अलावा इस बार उसने तान मिक्स्यू को लगभग मार डाला। यदि तान मुक्सू का जीवन लंबा और छोटा है तो हुआन फेंग को जीवन भर दोषी महसूस होगा। इसलिए हुआन फेंग अब पूरी तरह से बदला ले रहा है। उसने हाथ ही नहीं रखा है। कुछ ही समय पहले फेंग दाजो गैस से बाहर हो गया और गैस से बाहर हो गया। हुआन फेंग ने उसे जमीन पर फेंक दिया। फेंग दा का सिर काफी देर तक धीमा रहा, लेकिन उनमें हिलने डुलने की ताकत नहीं थी। हुआन फेंग, आप मुझे जाने दें, ये कैतियान है। कैतियान ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, कृपया मुझे जाने दें। हुआन फेंग के शरीर से फेंग दाफू को जानलेवा महसूस हुआ। वो डर गया। वो सचमुच डरा हुआ था। इसलिए जीवित रहने के लिए उसने कैतियान को फिर से धोखा दिया और मामला कैतियान के सिर पर डाल दिया। वो लानत है, तुम भी। हुआन फेंग ने कहा कि वो कैतियान की स्थिति की जांच करने और इसे स्वयं करने के लिए तियानजून का इंतजार करना चाहते थे। अब ऐसा लग रहा है कि दूसरा पक्ष उनसे निपटने के लिए बेताब है। ऐसा लगता है कि अब उनके बात करने का समय आ गया है। कल किन्गई प्रांत से बाहर निकल जाओ। अगर मैं तुम्हें फिर से किन्गई प्रांत में देखूंगा तो तुम मर जाओगे। हुआन फेंग ने कहा कि उसके बाद उसने अपना पैर फेंग के दाहिने पैर पर रखा और उसे कई बार जोर से घुमाया। फेंग का सिर दर्द से बेहोश हो गया। अब से दुनिया में एक और किक होगी। हालांकि किसी अन्य समय और स्थान में हुआन फेंग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को मार डाला, लेकिन वास्तविक दुनिया में हुआन फेंग बहुत संयमित थे। वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे मरना न पड़े। इस तरह वो खुद को हत्या की मशीन में तब्दील नहीं करना चाहता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 665 में अस्पताल नहीं जाता। हालांकि हुआन फेंग वास्तविक दुनिया में लोगों को मारना नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। यह आखिरी मौका है जो उन्होंने फेंग डेटो को दिया है। यदि वो अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा है तो उसे असभ्य होने के लिए दोष न दे। हुआन फेंग को अपने हाथ में एक से अधिक जीवन मिलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में हुआन फेंग की चिंता अनावश्यक है। फेंग दाओ के जागने के बाद पहली बार में उसने इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत भी नहीं की। इसके बजाय वो कुछ पैसे और सामान लेकर जल्दी में जियांगजू से निकल गया। वो डर गया। वो वास्तव में हुआन फेंग से डरता था। हुआन फेंग के कौशल ने उसे भयभीत कर दिया। और तो और उसकी आखिरी निर्भरता ये थी कि पिस्तौल भी हुआन फेंग ने छीन ली थी। अब उन्हें सिर्फ अपनी धीमी कार्रवाई की चिंता है। हुआन फेंग फिर से दरवाजे पर आता है। जहां तक बदले की बात है तो वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इतने सारे लोग पहले हुआन फेंग से नहीं लड़ते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल किया। वो हुआन फेंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हुआन फेंग के साथ सख्ती से पेश आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? जहां तक कैतियान का सवाल है, जिसे उसके द्वारा धोखा दिया गया था, अब उसके पास दूसरों के बारे में सोचने का कोई मन नहीं है। कैतियान को इससे स्वयं निपटने दें। चलो ठीक है। हुआन फेंग द्वारा दूसरे पक्ष की समस्या हल करने के बाद वो फिर से पिछले कोने पर वापस चला गया। टैंग मुक्सू उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। हुआन फेंग, क्या आप वापस आ गए? क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि हुआन फेंग आखिरकार प्रकट हो गया, तांग मिक्स्यू का चेहरा खुशी से भर गया। वो जल्दी से हुआन फेंग के पास पहुंची और ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा कि क्या हुआन फेंग को फिर से चोट लगी है। ये ठीक है या नहीं ये देखने के लिए एक बार प्रयास करें, हुआन फेंग ने कहा, क्योंकि खतरा हल हो गया है।
इसलिए हुआन फैंग अब अच्छे मूड में है और तांग मिक्स्यू के साथ मजाक करने का मन बना रहे हैं। हालांकि टैंग मुक्यू स्पष्ट रूप से अब ऐसे मूड में नहीं है। हुआन फैंग की बातें सुनकर वो हुआन फैंग के कंधे की ओर देखती है। वहां ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, खून से उसके कपड़े पूरी तरह लाल हो गए हैं, जो चौंकाने वाला लग रहा है। चलो अस्पताल चलते हैं, टैंग मुक्यू ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं पहले वापस जाऊंगा। ये ठीक है, आप भी वापस जा सकते हैं। हुआन फैंग ने कहा कि वो बंदूक की गोली के घावों से निपटने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होगी। इस समय वे अपने ही आवास में रहते थे, परंतु वहां एक योग्य व्यक्ति थे। सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में वाई जियाओरो को भी अपनी चोटों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में इस समय हुआन फैंग की उपस्थिति तांग मिक्स्यू के लिए भयावह थी। हालांकि हुआन फैंग को पता था कि वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। गोली लगने के बाद उसने घाव को रोकने के लिए पहले ही अपने जादू और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर लिया था, तो शुरुआत में बहुत खून बह रहा था, लेकिन ये बदतर नहीं हुआ। इसके अलावा गोली लगने के समय हुआन फैंग के शरीर में ऊर्जा भी उसके शरीर की रक्षा के लिए अनायास ही शुरू हो गई, ताकि गोली ज्यादा गहराई तक न जाए। तो अब उसे बस अपने शरीर में लगी गोली को बाहर निकालना होगा और फिर अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। इसलिए उसे अस्पताल जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप घायल हैं, आप अस्पताल कैसे नहीं जा सकते? हुआन फैंग, परेशानी पैदा करना बंद करो। यदि आप देरी करेंगे तो कुछ होगा। तांग मुक्सू को हुआन फैंग की वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। ये देखकर कि हुआन फैंग इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी, वो अस्पताल नहीं गई। वो जल्दी में थी। वो हुआन फैंग से भी अधिक चिंतित थी। आखिरकार उसे अभी भी याद है कि कैसे हुआन फैंग घायल हो गया था। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग उसके लिए पूरी तरह से घायल हो गया था। ये वास्तव में ठीक है, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। आप क्या करते हैं? यह एक बंदूक की गोली का घाव है। यह आपके हाथ में एक छोटा सा घाव नहीं है, बस एक बैंड एड चिपका दे। तांग मिक्सू को अभी भी विश्वास नहीं है कि हुआन फैंग अकेले ही इससे निपट सकता है। प्रिय हुआन फैंग, बहादुर बनने की कोशिश मत करो। टैंग मिक्सू को एक बच्चे की तरह खुद को सहलाते हुए देखकर हुआन फैंग थोड़ा भ्रमित हो गया। मुझे पता है कि यह एक बंदूक की गोली का घाव है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अस्पताल जाना बहुत परेशानी भरा होगा। पुलिस निश्चित रूप से करेगी, इसके बारे में पूछें। यह भी एक बड़ा धक्का है। भले ही यह मेरी अपनी समस्या न हो, यह भविष्य में पुलिस द्वारा याद किया जाएगा। कोई भी परेशानी इलाज में देरी नहीं कर सकती, तान मुक्यू ने कहा। इसमें देरी नहीं होगी। यदि आपने मुझे अभी जाने नहीं दिया तो यह वास्तव में देरी होगी, हुआन फैंग ने कहा। ये देखते हुए कि हुआन फैंग जाने पर जोर दे रहा है, तान मिक्सू और अधिक जिद जारी नहीं रख सकता। वो वास्तव में डरती है कि वो हुआन फैंग के इलाज में देरी करेगी। इसलिए उसने कहा, यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो मैं आपका पीछा करूंगी और देखूंगी कि आप अपनी आंखों से ठीक हैं। मैं निश्चिंत हो सकती हूँ, अन्यथा आप करेंगे मेरे साथ अस्पताल चलो। नहीं, मैं अकेले वापस जा सकता हूँ और तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। हुआन फैंग ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि तांग मिक्सू को पता चले कि उनके निवास में एक महिला थी, भले ही उसका उससे कोई लेना देना ना हो। क्यों नहीं? टैंग मिक्सू हुआन फैंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने हुआन फैंग के खून बहते कंधे को देखा और उत्सुकता से कहा, अब और देर मत करो। इसके अलावा तुम इस तरह गाड़ी नहीं चला सकते। मैं गाड़ी चलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हुआन फैंग की झिझक को देखकर तांग मिक्सू केवल अपनी गदा निकाल सका और कहा, यदि आप मुझे पीछे आने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं बहन यूमो को हमारे मामलों के बारे में बताऊंगा। अरे, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हालांकि हुआन फैंग ने कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा, फिर भी वो आज्ञाकारी रूप से बस में चढ़ गए। टैंग मिक्सू और यूमो ने जो कहा उससे वो वास्तव में डर गया था। उस समय वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। इसके अलावा वो अभी भी घायल है, हालांकि इससे उसकी जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन ये दर्दनाक भी है। हुआन फैंग यहाँ टैंग मिक्सू के साथ उलझना नहीं चाहता। अगर वो इसे देखती है तो वो देख सकती है, जब तक कि यह यूमो की गलतफहमी नहीं है। जब उसने हुआन फैंग को बस में चढ़ते देखा, तांग मुक्यू संतुष्ट हो गई। बाद में वो हुआन फैंग की कार पर चढ़ गई। इस समय उसने पाया कि हुआन फैंग की कार अन्य कारों से अलग लग रही थी और इसमें बहुत सारी चीजें थी। हालांकि इस समय जाहिर तौर पर उसका इस बारे में सोचने का कोई मन नहीं था। हुआन फैंग को जल्द से जल्द घर भेजना सही था। तुम यहाँ रहते हो? तांग मिक्सू हुआन फैंग के पड़ोस में चला गया और पूछा। हाँ, हुआन फैंग ने कहा कि वो उसी समय अपना कोट पहनेंगे। यहाँ एक छोटा सा समुदाय है, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। हुआन फैंग को डर है कि जब अन्य लोग इसे देखेंगे तो वे गलत समझेंगे। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। टैंग मिक्सू ने देखा कि हुआन फैंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वो जल्दी से हुआन फैंग की मदद करने के लिए ऊपर गई। इस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी कि हुआन फैंग इसका फायदा उठाएगा। हुआन फैंग मना करना चाहता था, लेकिन तांग मिक्सू ने जोर दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वे एक साथ लिफ्ट का इंतजार करने गए। हालांकि हुआन फैंग ने लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर एक परिचित आकृति देखी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 666 मूक युद्ध। ठीक है, चलो अगली लिफ्ट का इंतजार करें। हुआन फैंग ने आकृति देखी और अवचेतन रूप से रुक गया। फिर उसने अस्वाभाविक भाव से टैंग मुक्यू से कहा, आप घायल हो गए हैं, आप इतनी जल्दी में नहीं है। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर ज्यादा लोग नहीं है। तांग मुक्यू को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि हुआन फैंग क्या सोचते हैं। वो सिर्फ हुआन फैंग को घाव से निपटने में मदद करना चाहती थी। जब हुआन फैंग और तांग मिक्सू बात कर रहे थे तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति ने यहाँ की हलचल सुनी और इधर देखने के लिए मुड़ गया। वो व्यक्ति पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर वो हंसा और चिल्लाया, भाई हुआंग, ये कैसा संयोग है कि आप भी यहीं हैं। आज काम नहीं किया? हुआन फैंग ने अजीब ढंग से कहा। आज शनिवार है भाई हुआंग, आपका बॉस इस तरह लोगों का शोषण नहीं कर सकता। वो उन्हें आराम नहीं करने देगा, गुओ मेंगन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गुओ मेंगन, हुआन फैंग और गुओ मेंगन है जो लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं।
हालांकि वे ऊपर और नीचे रहते हैं। हुआन फैंग हाल ही में शराब की भट्टी में जाने में व्यस्त हैं, जबकि गुओ मेंगन सीवेज उपचार संयंत्र में है। वे अक्सर नहीं मिले हैं, इसलिए गुओ मेंगन यहाँ हुआन फैंग को देखकर बहुत खुश है। वास्तव में गुओ मेंगन कई बार हुआन फैंग के साथ बात करने के लिए ऊपर जाना चाहेंगे। हालांकि वो थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन वो हर समय ऐसा नहीं करती थी। इस बार यह संयोग ही था। तभी गुओ मेंगन ने हुआन फैंग के बगल में तांग मिक्स्यू को देखा। दो लोगों की स्थिति देखकर वो स्पष्ट रूप से अजनबी नहीं थी। उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, भाई हुआन, क्या ये है? ओह, वो मेरी दोस्त है, टैंग मुक्यू, हुआन फैंग ने कहा, और फिर उसने तांग मिक्स्यू से कहा, ये गुओ मेंगन मेरा पड़ोसी और मेरा सहकर्मी है। हेलो, गुओ मेंगन ने तांग मिक्स्यू से कहा। नमस्ते, तांग मुक्यू ने भी कहा। हालांकि दोनों लड़कियां बहुत उत्साही दिखती हैं, लेकिन कोई असामान्यता नहीं है। कम से कम हुआन फैंग ऐसा सोचते हैं। हालांकि केवल दो लड़कियां ही इस जानलेवा हवा को महसूस कर सकती हैं। लिफ्ट जल्द ही आ जाएगी। तीन लोग लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। लिफ्ट में केवल तीन लोग हैं। माहौल अचानक और भी अजीब लगने लगता है। टैंग मिक्स्यू की निगाहें हुआन फैंग और गुओ मेंगन पर टिकी हैं। वो हुआन फैंग के परिचय पर विश्वास नहीं करती। गुओ मेंगन की नजर हुआन फैंग पर है। जाहिर तौर पर वो पड़ोसी या सहकर्मी नहीं है। गुओ मेंगन की आंखें हुआन फैंग और तांग मिक्स्यू की भी आंखें हैं। ऐसा लगता है कि वो हुआन फैंग द्वारा दिए गए परिचय पर विश्वास नहीं करती। हुआन फैंग और तांग मिक्स्यू के बीच का रिश्ता आम दोस्तों की तरह सरल नहीं होना चाहिए। वो टैंग मुक्यू में कुछ शत्रुता महसूस कर सकती है। इस समय हुआन फैंग को भी लोगों के बीच अजीब माहौल महसूस हो रहा था, और उसका दिल रो रहा था और हंस रहा था। इसलिए वो पहले लिफ्ट लेने नहीं आना चाहता था। हालांकि हुआन फैंग ने तुरंत सोचा, उनके लिए क्या अच्छा है और उनके साथ क्या गलत है। भाई हुआन, मुझे कुछ नहीं करना है। क्या मैं आपके घर जा सकता हूँ? ये देखकर कि लिफ्ट उसकी मंजिल तक पहुंचने वाली है, गुओ मेंगन अचानक क्रोधित हो जाता है और साहस के साथ कहता है, यदि यह सामान्य है तो वास्तव में उसका मुंह खोलने का कोई अच्छा इरादा नहीं है। हालांकि जब वो टैंग मिक्सू और हुआन फैंग को एक साथ देखती है तो वह अचानक इस तरह से जाना नहीं चाहती है, और नहीं चाहती कि हुआन फैंग और टैंग मिक्सू अकेले रहें। हुआन फैंग मना करने को तैयार था, लेकिन कोई अच्छा बहाना नहीं था। जब वो वादा करने ही वाला था, टैंग मुक्यू ने अचानक कहा, हमें कुछ और करना है, ये सुविधाजनक नहीं हो सकता है। टैंग मिक्स्यू का मतलब हुआन फैंग को घाव और बंदूक की गोली के घाव से निपटने में मदद करना है। स्वाभाविक रूप से आप जितने कम लोगों को जानेंगे उतना बेहतर होगा। हालांकि गुओ मेंगन के कानों में उसके शब्दों को गलत समझा गया। गुओ मेंगन, जो ऊपर जाने के लिए बहुत दृढ़ नहीं थे, अब हार मानने को तैयार नहीं है। भाई हुआन, क्या बात है? क्या ये जानना मेरे लिए असुविधाजनक है? यदि हाँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। गुओ मेंगन ने तांग मिक्स्यू से नहीं पूछा, बल्कि सीधे हुआन फैंग से पूछा। ये कहना कठिन है कि गुओ मेंगन के लिए जानने में कुछ असुविधाजनक है। उस स्थिति में वो निश्चित रूप से गलत समझेगी और खुद को समझा नहीं पाएगी। ये ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो जाओ और बैठ जाओ, हुआन फैंग ने कहा। वैसे भी टैंग मिक्स्यू बाई जियाओ रो को देखेंगे। अब एक और गुओ मेंगन जोड़े। ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। हुआन फैंग टूटे हुए बर्तन की तरह महसूस करता है। गुओ मेंगन तांग मिक्सू को गर्व के साथ देखता है, लेकिन तांग मिक्स्यू हुआन फैंग को ऐसी जगह पर चुटकी काटता है जहां गुओ मेंगन नहीं देख सकता। वो नहीं जानती क्यों। संक्षेप में, हुआन फैंग ने गुओ मेंगन को जाने दिया। ये देखकर वो बहुत परेशान है। हुआन फैंग मुस्कुराया, मुझे नहीं पता कि वो किसे कॉल कर रहा है। वो अभी भी मरीज है। इन दो महिलाओं की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए जब उन्होंने बाई जियाओरो को देखा, हुआन फैंग को लगा कि उनके दांत में कुछ दर्द है, और उन्हें पछतावा हुआ कि उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर थी। उनकी बात पर सहमति क्यों जताई? यह अपने लिए अपराध ढूंढना नहीं है। कोई बात नहीं, ये पहले से ही यहाँ है। हुआन फैंग को अब इसका पछतावा नहीं होगा। ये बेकार है, वो केवल आगे बढ़ सकता है। वापस, आज इतनी जल्दी क्यों है? हुआन फैंग ने चाबी से दरवाजा खोला और बाई जियाओरो की आवाज आई। तांग मुक्सू और गुओ मेंगन, जो पहले काफी शत्रुतापूर्ण थे, जब उन्होंने हुआन फैंग के निवास में महिला की आवाज सुनी तो वे दंग रह गए, और फिर वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की परवाह नहीं कर सके और हुआन फैंग के पीछे चले गए। हुआन फैंग ने गुओ मेंगन और तांग मिक्स्यू की प्रतिक्रिया भी देखी। हुआन फैंग को अपनी खोपड़ी में कुछ दर्द महसूस हुआ। आप बात क्यों नहीं करती? बाई जियाओरो, जो हॉल में टीवी देख रही थी, ने हुआन फैंग का उत्तर नहीं सुना। वो कुछ शंका करके पलटी तो सन रह गई, क्योंकि यह हुआन फैंग नहीं था जो अकेले आया था। उसके बगल में दो सुंदरियां थी, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। इस दौरान दोनों हसीनाएं भी उन्हें देखकर दंग रह गई। वे दोनों कौन है? बाई जियाओरो हुआन फैंग को देखती है और पूछती है। ये सिर्फ एक सामान्य प्रश्न था, लेकिन टैंग मुक्यू और गुओ मेंगन के कानों में उनकी भावनाएं अलग थी। उन्हें लगा कि बाई जियाओरो परिचारिका के लहजे में हुआन फैंग से पूछ रही थी, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा। यह मदद नहीं कर सकता कि तांग मिक्स्यू और गुओ मेंगन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हुआन फैंग और बाई जियाओरो एक साथ रहते हैं। इसके अलावा बाई जियाओरो इस समय ढीले ढाले घरेलू कपड़े पहन रही है। वो लिविंग रूम में बैठता है, टीवी देखता है और पिल्ले के साथ खेलता है। एक प्रकार की नायिका की मुद्रा होती है। टैंग मुक्यू और गुओ मेंगन को धोखा दिया गया है। वे मेरे दोस्त हैं। हुआन फैंग को लगा कि माहौल अधिक गलत है, इसलिए उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया और कहा, यदि आप यह नहीं कहते हैं तो कृपया मेरी मदद करें। क्या बात, क्या बात? हालांकि बाई जियाओरो हुआन फैंग के शब्दों का जवाब दे रही है, लेकिन उसकी नजर अभी भी तांग मिक्स्यू और गुओ मेंगन पर टिकी हुई है, जबकि अन्य दो महिलाएं भी उसे देख रही हैं। ऐसा लगता है कि एक तरह की खामोश लड़ाई चल रही है, जो तीनों के बीच शुरू हो जाती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 667 मेरे बारे में सब कुछ है। ये देखकर कि तीनों महिलाएं एक दूसरे पर आंखों से हमला कर रही थी, हुआन फैंग और भी अवाक रह गए, इसलिए उन्हें कहना पड़ा, मुझे चोट लगी है। आह, क्या तुम्हें चोट लगी है? बाई जियाओरो ने आश्चर्य से पूछा। इस बार उसने अपना सिर घुमाया और हुआन फैंग की ओर देखा। भाई हुआन, क्या आपको चोट लगी है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
गो मेंगन को भी अब पता है कि हुआंग फैंग घायल हो गए थे। अब करने को कुछ नहीं है, अगर हम थोड़ी देर करेंगे तो कहना आसान नहीं होगा, हुआंग फैंग ने कहा। हुआंग फैंग ने कहा कि तीनों लड़कियों की अब आंख पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को जल्दबाजी दी, यहाँ तक कि तांग मिक्सियो और गो मेंगन भी आए। हालांकि तांग मुक्सू को पता था कि हुआंग फैंग घायल हो गया था और बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग कैसा था। चोट कहाँ लगी? बाई जियाओरो से पूछा। हुआंग फैंग ने ध्यान से अपना कोट उतारा और देखा कि उसे हिलने डुलने में असुविधा हो रही थी। टैंग मुक्सू और गो मेंगन मदद के लिए दौड़े और उन्होंने बाई जियाओरो की आंखें सफेद होती देखी। हालांकि जब हुआंग फैंग ने अपना कोट उतारा तो चौंकाने वाला घाव सामने आया। भाई हुआंग, तुम्हें क्या हुआ है? इतना खून क्यों? गो मेंगन ने देखा कि हुआंग फैंग के कंधे इतने खून से लथपथ थे कि वो अपने आंसू नहीं रोक सके। यहाँ तक कि तांग मिक्सियो की आंखें भी लाल है और उसकी भावनाएं गो मेंगन की तुलना में अधिक गहरी है, क्योंकि गोली को रोकने में मदद करने के लिए हुआंग फैंग को चोट लगी थी। अन्यथा ये हुआंग फैंग नहीं है जो इस समय आहत हुआ था, बल्कि वो खुद, या यहाँ तक कि खुद भी, जो हुआंग फैंग से भी बदतर हो सकता है। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने सांत्वना देते हुए कहा। तुमने मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे की जब तुम अभी आए थे? जैसे ही बाई जियाओरो अपने कमरे में लौटती है, उसे नहीं पता कि दवा का डिब्बा कहाँ से निकालना है। हुआन फैंग ने ये गारंटी देने का साहस किया कि यह उसका नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाई जियाओरो को नहीं पता था कि इसे कब लाना है। तुम दोनों इसकी शर्त उतारो, बाई जियाओरो ने संदेश और अन्य उपकरण पकड़ते हुए तांग मिक्सियो और गो मेंगन से कहा। इस समय तांग मिक्सियो और गो मेंगन ने बाई जियाओरो के शब्दों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है उसे इस क्षेत्र में अनुभव है, इसलिए वे हुआंग फैंग को उसकी शर्त उतारने में मदद करने के लिए चले गए। गति कम करो, बाई जियाओरो ने आदेश दिया कि रक्तस्राव के कारण हुआंग फैंग का कंधा, कपड़े और खून एक साथ मिल गए थे और यहाँ तक कि उनके शरीर से भी चिपक गए थे। उन्हें उतारना कठिन होगा और गति बहुत तेज नहीं हो सकती। वास्तव में बाई जियाओरो के आदेश के बिना गुओ मेंगन और तांग मिक्सू हुआंग फैंग को चोट पहुंचाने के डर से जब हुआंग फैंग के कंधे की उपस्थिति देखते हैं तो वे बहुत तेजी से उड़ान भरने की हिम्मत नहीं करते। ये ठीक है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं, हुआंग फैंग ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और कहा। हालांकि दोनों महिलाओं ने इस बार स्पष्ट रूप से उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि बाई जियाओरो की बात सुनी, जो तेज नहीं थी। जब दोनों महिलाओं ने हुआंग फैंग के कपड़े उतारे और उसकी मजबूत मांसपेशियों को उजागर किया तो उसके कंधों की उपस्थिति पूरी तरह से कई लोगों की नजरों में आ गई थी। उसकी शक्ल देखकर बाई जियाओरो ने भौहें चढ़ा दी। सौभाग्य से गोली ज्यादा गहराई तक नहीं गई, नहीं तो आपके कंधे की हड्डी टूट सकती थी, बाई जियाओरो ने चिमटी और अन्य चीजों को कीटाणुरहित करते हुए कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। जिस समय गोली अंदर लगी उसी समय उनके शरीर में जादू और मार्शल आर्ट ने सुरक्षा तंत्र शुरू कर दिया था और गोली को अधिक गहराई तक जाने से रोक दिया था, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। सहन करो, मैं गोली खाने जा रहा हूँ, बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग से कहा। इसे करें, हुआंग फैंग ने कहा। इंतजार। लेकिन टैंग मुक्यू ने अचानक कहा, इसे ऐसे ही ले लो, क्या तुम्हें एनेस्थीसिया नहीं चाहिए? गुओ मेंगन ने उसी समय सिर हिलाया। जाहिर है वो बाई जियाओरो के सरल ऑपरेशन के बारे में निश्चित नहीं थी। मेरे पास यहाँ कोई एनेस्थेटिक्स नहीं है, अगर उसे एनेस्थेटिक्स देना है तो वो यहाँ आने के बजाय अस्पताल जाएगा। बाई जियाओरो ने कहा कि यहाँ कुछ प्राथमिक चिकित्सा चीजें हैं और वास्तव में कोई एनेस्थेटिक्स नहीं है। हुआंग फैंग स्वयं भी लापरवाह थे और एनेस्थेटिक्स के बारे में भूल गए थे। हालांकि अब जब उसने ऐसा कर लिया है तो वो केवल अपने दांत बीचने पर जोर दे सकता है। ये ठीक है, आप ये कर सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में पिछली जगह में वो अस्वस्थ नहीं थे और चोट हल्की नहीं थी, इसलिए वो दर्द सहन कर सकते थे। बाई जियाओरो ने सिर हिलाया और शुरू करने के लिए तैयार थी। हालांकि तांग मिक्सू और गो मेंगन कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाई जियाओरो शुरू करने के लिए तैयार थी तो वे बाई जियाओ की कार्रवाई से डर गए। बाई जियाओरो को स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में अनुभव है, वो अपनी हरकतों से बहुत परिचित है और उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते हैं, हालांकि उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर है। हुआंग फैंग, अगर तुम इसकी मदद नहीं कर सकते तो मेरा हाथ काट लो। इस समय तांग मुक्सू अंततः ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी और उसी समय उसने अपनी सफेद भुजा बढ़ा दी और एक तरफ गुओ मेंगन ने भी ऐसा ही किया। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसका इरादा उन्हें काटने का नहीं था। हालांकि टैंग मिक्सियो और गो मेंगन अभी भी थोड़े असहज थे। उन्होंने हुआंग फैंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। और हुआंग फैंग का मतलब मृत्यु की प्रतीक्षा करना नहीं है। जब बाई जियाओरो गोली निकालने ही वाला था, उसने पहले ही जादू और मार्शल आर्ट चालू कर दिया था और गति बहुत तेज थी। बाई जियाओरो तांग मिक्सियो और गो मेंगन की तरह भावुक नहीं है। जब तैयारी पूरी हो जाती है तो वह हुआंग फैंग को नमस्ते कहती है और तेज चाकू हुआंग फैंग के मांस में डाल दिया गया है। ममहम्मा, हुआंग फैंग अचानक करा उठे। उसने अपने हाथों पर नीले टेंडन उठाए और उन्हें अवचेतन रूप से पकड़ लिया। अचानक भारी ताकत ने पहले ही तांग मिक्सू और गो मेंगन को चोट पहुंचाई थी। हालांकि दोनों महिलाओं ने अपने दांत बीचने पर जोर दिया और कोई आवाज नहीं निकली। बाई जियाओरो के आंदोलन की प्रगति के साथ हुआंग फैंग के माथे पर पसीना भी अधिक हो रहा है और उसका दर्द भी बढ़ रहा है। यदि उसके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होती और वो जादू और मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता तो शायद वो बेहोश हो जाता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद बाई जियाओरो की आवाज फिर से सुनाई दी। वहीं पास की प्लेट में कुछ खून लगी गोली रखी थी। धन्यवाद, हुआंग फैंग ने पीले चेहरे के साथ कहा। इस समय उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी तांग मिक्सियो और गो मेंगन का हाथ पकड़े हुए है। उसने तुरंत उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। दोनों महिलाएं ये देखकर बहुत खुश हुई कि हुआंग फैंग वास्तव में ठीक है। हालांकि उनके हाथ वास्तव में दर्दनाक हैं, उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए हैं। मुझे बताओ क्या हो रहा है? बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को कपड़े पहनाते हुए पूछा। ये सब मेरी गलती है, यह मैं ही हूँ जिसने हुआंग फैंग को इसमें शामिल किया है।
इससे पहले कि हुआंग फैंग कुछ कह सके, वहां मौजूद टैंग मिक्सियो ने खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो हुआंग फैंग को चोट नहीं पहुंचती। इस समय टैंग का चेहरा अपराधबोध और उदासी से भरा है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 668 आपकी प्रेमिका कौन सी है? नायक सुंदरता बचाता है, बाई जियाओरो ने हल्के से कहा। हालांकि हाथ की गति में कोई रुकावट नहीं थी। कुछ ही समय में हुआंग फैंग के कंधे को राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के योगी लपेट दिया गया था। वो अक्सर खतरनाक कार्यों को पूरा करता था और यह बंधन तकनीक वास्तव में कुशल थी। इससे आपका कोई मतलब नहीं। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और तांग मिक्स्यू से कहा, वो आदमी मेरे लिए आ रहा है। हालांकि उस समय उस आदमी ने मुझ पर गोली चला दी। यदि आपने इसे रोकने में मेरी मदद नहीं की तो यह मैं ही था, आप नहीं, जिसे चोट लगी थी। तान मुक्यो ने जोर देकर कहा कि जाहिर है, भले ही वो जानती थी कि दूसरा पक्ष हुआंग फैंग को निशाना बना रहा था, वो जानती थी कि उस समय गोली उसी पर लक्षित थी। यह उसका कौशल नहीं है। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप घायल हुए तो मैं अपराधबोध से मर जाऊंगा। सौभाग्य से अंत में मुझे गोली मार दी गई। वैसे भी तुम्हें मेरी वजह से गोली मारी गई। ये सब मेरी गलती है। टेंग ने जोर देकर कहा कि हुआंग फैंग के स्पष्टीकरण से उसे ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हुआ, खासकर हुआंग फैंग की त्रासदी को देखने के बाद। ठीक है, जिम्मेदारी लेने में जल्दबाजी मत करो। बाई जियाओरो ने सामान पैक किया, फिर हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? ठीक है, मुझे पता है कि आधी समस्या हल हो गई है और बाकी आधी समस्या भी जल्द से जल्द हल हो जाएगी। हुआंग फैंग ने जो कहा उसका बाकी आधा हिस्सा स्वाभाविक रूप से कै तियान को खोजने वाला है। आखिरकार कै तियान ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। उसके बिना फैंग दाई तो खुद को खोजने नहीं आएगा, और जो आज हुआ वो नहीं होगा। आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अन्यथा मुझे खेद है कि मैं बिना कुछ लिए खा पी रहा हूँ, बाई जियाओरो ने कहा। बाई जियाओरो के शब्दों ने तान मुक्सू और गुओ मेंगन को फिर से उस पर नजर डालने दिया। उनके शब्दों के माध्यम से उनके लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि बाई जियाओरो पहले दिन यहाँ दिखाई नहीं दी। वो लंबे समय तक हुआंग फैंग के साथ रही है। जब तुम दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी आंखों को महसूस करते हुए बाई जियाओरो तुरंत उनके विचारों को जान गई। हालांकि बाई जियाओरो के शब्दों ने टैंग और मिक्स्यू को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि उनका हुआंग फैंग के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं था और वे बाई जियाओरो से पूछताछ करने के योग्य नहीं थे। इसलिए हालांकि वे उत्सुक हैं कि बाई जियाओरो और हुआंग फैंग का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और वे हर समय यहाँ कैसे रहते हैं, उनके पास पूछने का कोई अच्छा इरादा या बहाना नहीं है। ठीक है, आप पहले बात कर सकते हैं। मैं आराम करने जाऊंगा और अचानक नींद आने लगेगी। हुआंग फैंग ने सोचा कि यहाँ रुकना थोड़ा अजीब है, इसलिए वो पहले जाना चाहता था। हुआंग फैंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? टैंग मिक्स्यू से पूछा। नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। ओह, यह अच्छा है, फिर आप आराम करें। मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। तांग मिक्सू ने कहा कि उसके दिल में हुआंग फैंग की चोट उसके खुद के कारण हुई थी, इसलिए उसे हुआंग फैंग के लिए बहुत खेद था और वो इतनी निश्चिंत नहीं हो सकती थी। भाई हुआंग, आराम करो और मैं पहले जाऊंगा। तांग मुक्सू को जाने के लिए खड़ा देखकर गुओ मेंगन यही रहना चाहती थी और हुआंग फैंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने अलविदा कह दिया और वह भी ठीक होना चाहती थी। वैसे भी आज उसे आराम था। वो सिर्फ हुआंग फैंग के लिए सूप बना सकती थी और अपने शरीर को ठीक कर सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है और तुम्हें भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग भी चाहता है कि दो लड़कियां चली जाए। वो उन्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन जब तीन लड़कियां एक साथ होती हैं, तो हुआंग फैंग को हमेशा लगता है कि माहौल ठीक नहीं है। टैंग मिक्स्यू और गुओ मेंगन खड़े हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि जाने से पहले वे दोनों बाई जियाओरो को फिर से देखते हैं, फिर वे बिना कुछ और कहे हुआंग फैंग का निवास छोड़ देते हैं। उनमें से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? जैसे ही तान मुक्सू और उसकी दो बेटियां चली गई, बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग से पूछा। हुआंग फैंग चौंक गया और फिर कहा, वे सभी मेरे दोस्त हैं, सामान्य दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, फिर भी तुम्हें लेकर इतनी घबराई हुई, फिर भी मुझसे इतनी दुश्मनी रखती हो? बाई जियाओरो ने गुस्से में कहा, क्या वे दोनों तुम्हें पसंद करते हैं और तुम उन्हें पसंद नहीं करते? मैंने कहा कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो, बहुत अमीर नहीं हो, बहुत लंबे और शक्तिशाली नहीं हो, एक शब्द में नहीं, तुम एक साधारण व्यक्ति हो। कैसे क्या मुझे लगता है कि वे दोनों महिलाएं तुम्हें पसंद करती हैं? आखिरकार बाई जियाओरो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हालांकि अब उसके पास बहुत अधिक आंतरिक शक्ति नहीं है, फिर भी उसकी निरीक्षण करने की क्षमता अभी भी कायम है। इसलिए ये देखना आसान है कि टैंग मिक्सू और गुओ मेंगन हुआंग फैंग को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। ये सामान्य मित्रों के बीच का तनाव नहीं है, ये स्पष्टतः उस सीमा से परे है। इसके अलावा उन दो महिलाओं की नजरें कुछ शत्रुतापूर्ण है, जिससे बाई जियाओरो भी असहज महसूस करती है। इसलिए उसने जानबूझकर बताया कि वो लंबे समय से यहाँ रह रही है, जिससे दोनों महिलाएं असहज हो गई। क्या मैं उतना बुरा हूं जितना आप कहते हैं? हुआंग फैंग ने कहा, कुछ लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, ये सामान्य है, लेकिन इस बार आपको गलत लग रहा है, वे मुझे पसंद नहीं करती। हुआंग फैंग को विश्वास नहीं है कि तांग मुक्सू खुद को पसंद करेगी। आखिर ये महिला पहले भी दुविधा में थी। इसके अलावा उसने अपनी उपस्थिति को जाने नहीं दिया। इस बार वो अपने बारे में चिंतित थी, शायद इसलिए कि उसने गोली को रोकने में उसकी मदद की थी। गुओ मेंगन के लिए उसके और उसके बीच का रिश्ता एक साधारण दोस्ती होना चाहिए। हालांकि लियांगजी हमेशा खुद को और उससे मेल खाना चाहती थी। हालांकि मेरे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, अन्यथा ये सच हो सकता है। अब यह इतना संभव नहीं है। मैं उनसे बहुत बार नहीं मिला हूँ। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहूं कि तुम मूर्ख हो या ये कहूं कि तुम भ्रमित हो। स्पष्ट दिमाग से
बाई जियाओरो ने कहा कि वो इसे स्वयं ढूंढ सकती है। यदि वो हुआन फैंग पर विश्वास नहीं करती है तो वो इसे नहीं पा सकती है। दरअसल हुआन फैंग के पास इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है। हालांकि वो और सुयुमो पुरुष और महिला मित्रों के चरण में है। आखिरकार उन्हें सुयुमो ने मजबूर किया है, अन्यथा अपनी धीमी भावना के कारण वो नहीं जानता कि सुयुमो स्वयं के प्रति समर्पित है। जहां तक किसी अन्य समय और स्थान में निंग वुशुंग का सवाल है, ये बात निंग वुशुंग ने अपनी पहल पर भी कही थी। हुआन फैंग अभी भी निष्क्रिय है। इस तरह हालांकि ऐसा लगता है कि उसके पास 2 महिलाएं हैं, फिर भी उसके पास बहुत कम अनुभव है। हालांकि बाई जियाओरो को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था। इतना कहने के बाद हुआन फैंग अपनी चीजों के साथ अपने कमरे में वापस चला गया। हुआन फैंग ने अपने सिर को अस्पष्ट रूप से महसूस किया और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। सोने के बजाय वो जादू और मार्शल आर्ट से अपने शरीर को ठीक करने में लग गया। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 669 अच्छे दोस्त। हुआन फैंग के आवास के बाहर तांग मिक्स्यू और गुओ मिंगन लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनके बीच कोई शब्द नहीं है। लिफ्ट को आते देख तांग मिक्स्यू ने अचानक गुओ मिंगन से कहा, आप हुआन फैंग को कैसे जानते हैं? एक मित्र द्वारा परिचय। गुओ मिंगन ने कहा, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मुझे भी एक दोस्त ने मिलवाया था। क्या आप जानते हैं उसकी एक गर्लफ्रेंड है? टैंग मुक्यू ने गुओ मेंगन को जानबूझकर यह खबर बताई। वो चाहती थी कि गुओ मेंगन हुआन फैंग के बारे में सोचना बंद कर दे। जहां तक ये बात है कि उसका शुरुआती बिंदु खुद के लिए था या सुयुमो के लिए, वो अकेली थी जो जानती थी। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि हुआन फैंग की पहले भी एक प्रेमिका रही होगी। तांग मिक्सू को ऐसा कहते हुए सुनकर गुओ मेंगन का दिल अभी भी दुखी है। आखिरकार वो हुआन फैंग की शौकीन है, सिर्फ इसलिए कि वो शर्मीली है और उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने हुआन फैंग के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करने की पहल नहीं की। हालांकि इस खबर ने उसे दुखी कर दिया, लेकिन वो बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई, क्योंकि उसके दिमाग में हुआन फैंग बहुत उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, जो बहुत सामान्य है। जब लिफ्ट आई तो दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। हालांकि दोनों महिलाएं लिफ्ट में प्रवेश नहीं कर पाईं और फिर भी लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ी रहीं। सही, मैं भाई हुआन के लिए बहुत खुश हूँ, गुओ मेंगन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये सर्वोत्तम है, तांग मुक्यू ने कहा। क्या वो तुम हो? गुओ मेंगन ने पूछा, क्योंकि उसने अभी अभी हुआन फैंग और तांग मिक्सू के बीच प्रदर्शन देखा था। हालांकि वे भी करीब थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के स्वरूप तक नहीं पहुंचे थे। टैंग मिक्सू थोड़ा चौंका, फिर जटिल भाव से कहा, नहीं नहीं। गुओ मेंगन भी हैरान थे। अप्रत्याशित रूप से वो सचमुच सही था। जब दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती थी तो उनमें सहानुभूति की भावना जागृत होती थी। गुओ मेंगन ने कहा, भाई हुआन की प्रेमिका कौन है? वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बहन यूमो वास्तव में उत्कृष्ट है। इससे पहले मैंने सोचा था कि हुआन फैंग उसकी बराबरी नहीं कर सकती, तान मुक्यू ने कहा। बहन यूमो, क्या आप भाई हुआन की प्रेमिका को जानते हैं? गुओ मेंगन ने कहा। हाँ, हम गर्लफ्रेंड है, हम अच्छी गर्लफ्रेंड है, हम बचपन से खेले हैं, तान मुक्यू ने कहा। तो फिर आप अभी भी यही हैं, गुओ मेंगन ने कहा। और क्या मुझे अब भी भाई हुआन पसंद है? गुओ मेंगन ने कहा। किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? मैं बस उसके बारे में घबरा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मुझे गोली रोकने में मदद की थी। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह करता हूँ। वास्तव में हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, टैंग मिक्स्यू उत्सुकता से समझाता है। क्या वो सही है? गुओ मेंगन को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं है। यहाँ हम में से केवल 2 ही है, भाई हुआन यहाँ नहीं है। क्या आप डरते हैं कि वो इसे सुन लेगा? मुझे डर नहीं है कि वो मेरी बात सुनेगा। मैं वास्तव में उसे पसंद नहीं करता, वो बहुत परेशान करने वाला है। वो लंपट है, मैं उसे पसंद नहीं करता, तांग मुक्यू ने कहा। वास्तव में, गुओ मेंगन ने कहा, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी ओर देखा। उसे देखते हुए मैंने भेड़िए की ओर नहीं देखा। तो मैं हूं, फिर मुझे उसकी चिंता है। आखिरकार वो मेरी वजह से घायल हो गया, तांग ने जोर देकर कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, आप इसे अपने मन में समझ सकते हैं, गुओ मेंगन ने कहा। तांग मिक्सू उसके दिमाग में वापस आ गया है। उन्होंने मूल रूप से गुओ मेंगन से इसके बारे में पूछा। अब ऐसा कैसे हो गया कि गुओ मेंगन ने खुद से पूछा? मेरे बारे में बात मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए एक साधारण दोस्त हो। हम वास्तव में सामान्य दोस्त हैं, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन में भाई हुआन के लिए अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ, और भाई हुआन को नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हुआन फैंग के सामने गुओ मेंगन ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अब उनका सामना तांग मिक्स्यू से है, जो हुआन फैंग को भी पसंद करती है, लेकिन हुआन फैंग की महिला नहीं बन सकती। गुओ मेंगन को अचानक महसूस हुआ कि उसके और उसके बीच कई सामान्य विषय हैं। कम से कम उनके पास कहने के लिए कई शब्द हैं और वे एक दूसरे के मूड को महसूस कर सकते हैं। भले ही टैंग के पास ये स्वीकार करने वाला कोई नहीं है कि वो हुआन फैंग को पसंद करता है। टैंग मुक्यू गुओ मेंगन को देखता है। थोड़ी देर के लिए वो नहीं जानती कि इसे कैसे कहा जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुओ मेंगन इसे इतनी उदारता से स्वीकार करेगा, जिससे उसे ईर्ष्या होती है। वास्तव में टैंग मुक्यू भी अपने विचारों को समझती है। वो वास्तव में हुआन फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ज्यादा से ज्यादा वो एक कॉमन फ्रेंड थी। हालांकि उस रात रसोई में हुई गलतफहमी के कारण उसके मन में अलग अलग विचार आए। हुआन फैंग के बारे में उनके विचार भी बदल गए। आखिरकार ये पहला चुंबन था जिसे उसने कई वर्षों तक संजोकर रखा था, इसलिए हुआन फैंग ने इसे छीन लिया। उसे कोई जानकारी नहीं हो सकती। हुआन फैंग के बारे में उसकी कुछ विशेष भावनाएं हैं। आज जब हुआन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लिए गोली रोक ली तो तांग मिक्स्यू का दिल गहराई से छू गया। हालांकि हुआन फैंग ने कहा कि वह आदमी उसे मारने वाला था, लेकिन उस समय खतरे में वो खुद था और हुआन फैंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान देने में संकोच नहीं किया। यह अपरिवर्तनीय है।
उस समय तान मुक्यू को पता था हुआन फैंग उसके दिल में दृश्य पूरी तरह से अलग हो गया है। अब सामान्य दोस्तों के सामने नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों को एक अच्छी भावना है। महिलाओं की भावनाएं बहुत अजीब होती है। हो सकता है कि उन्होंने बिना किसी स्पर्श के काफी देर तक पीछा किया हो सकता है कि एक पल के स्पर्श से भी उन्हें कोई पसंद आ जाए। इससे भी अधिक वो और हुआन फैंग ने पहले चुंबन किया था, जो स्वाभाविक रूप से अलग है। हालांकि वो जानती है कि इस रिश्ते का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसके पीछे के परिवार का जिग नहीं है, यानी हुआन फैंग यूमो का प्रेमी है, जो उसे अपने मन की बात न दिखाने की हिम्मत भी कराता है। अगर दूसरों की बातें कहे तो वो लूट सकती है, लेकिन जब यही शख्स उसकी खुद की गर्लफ्रेंड हो तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। केवल तान मुक्यो ने सोचा कि वो अच्छी तरह से छिप रही थी और उसने अपने विचारों को बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया। हालांकि वाई जियाओरो और गो मेंगन, दो महिलाएं, को जल्द ही इस स्थिति का पता चल गया, जिससे तान मुक्सो भी सतर्क हो गई। उसे बहन यूमो के सामने उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने दिमाग को उजागर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनमें से तीन का रिश्ता जटिल होने वाला है। जब लिफ्ट दोबारा ऊपर आई, तान मिक्सू अंदर चला गया और गो मेंगन भी अंदर चला गया। उसने टैन मुक्यू की ओर देखा और कहा, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, टैन मिक्सियो ने कहा कि वो हुआंग फैंग के बारे में अपने विचार अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड को नहीं बता सकते हैं, लेकिन गो मेंगन के लिए, जिनके पास उनके जैसा ही विचार है, वो खुलकर बात कर सकते हैं और उन पर सामने कुछ भी कहने का कोई दबाव नहीं होगा उसकी। इसलिए दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं जानते थे। आरंभ में भी वे एक दूसरे के प्रति शत्रु थे। इस छोटी सी लिफ्ट में वे अच्छे दोस्त बन गए। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 670 अंकल। जब टैंग मुक्सू और गो मेंगन चले गए तो हुआन फैंग अपने शयन कक्ष में वापस चला गया और उसने अपने शरीर को ठीक करने के लिए जादू और मार्शल आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे पहले हुआन फैंग ने पाया कि जादू और मार्शल आर्ट बहुत अजीब है। यहाँ तक कि तियानलिन के पैर को भी जादू और मार्शल आर्ट से ठीक किया जा सकता है। ये सामान्य बंदूक की गोली का घाव कोई समस्या नहीं है। हुआन फैंग के संचालन के साथ हुआन फैंग के शरीर में जादू और मार्शल आर्ट तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाद में हुआन फैंग ने जानबूझकर अपने कंधे को बार बार धोने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित किया। हुआन फैंग को अपना कंधा महसूस करने में देर नहीं लगी। चोट वाला स्थान थोड़ा गर्म और खुजली वाला लग रहा था। घाव तेजी से ठीक हो रहा था। ये वास्तव में शक्तिशाली है, हुआन फैंग ने अपने दिल में भावना के साथ कहा कि उसके बाद उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। जब वो 2 बच्चे थे तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि उनके कंधे में कोई समस्या नहीं थी और उनके हाथ की गति पूरी तरह से अप्रभावित थी। इतनी देर तक कोई व्यक्ति घर में क्या कर रहा है? जब हुआन फैंग ने दरवाजा बाहर धकेला तो हॉल में बाई जियाओरो ने उसे प्रकट होते देखा और लापरवाही से पूछा, कुछ नहीं। हुआन फैंग बाई जियाओरो के पास बैठ गए और कहा, मैंने समूह नेता से कहा, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप पूरे दिन घर पर टीवी देखते हैं। कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या मैं टीम लीडर नहीं हूँ? मेरे लिए सब कुछ करना असंभव है। इसके अलावा मेरी आंतरिक शक्ति अब पर्याप्त मजबूत नहीं है। कार्यों को पूरा करना बहुत खतरनाक है। बाई जियाओरो की आंखें अभी भी टीवी पर टिकी हुई थी और उसने हुआन फैंग को देखे बिना उत्तर दिया। बाई जियाओरो ने अपने लिए छद्मवेशी छुट्टियां ली। दरअसल इस बार से पहले उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली थी। उसने इसे एक बार भी नहीं लिया। इस बार उसने बस आराम करने का अवसर लिया। किसी ने उसकी देखभाल की और खाना बनाया। उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा है। बेशक, हालांकि बाई जियाओरो हर समय खेलती नजर आती है, वास्तव में उसने अभ्यास करना बंद नहीं किया है। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है। वो जानती है कि अधिकांश समय वो हर समय केवल अभ्यास ही नहीं करती। उचित आराम कभी कभी अधिक अभ्यास करने में मदद कर सकता है। बाई जियाओरो को फिर से आंतरिक शक्ति के बारे में बात करते हुए देखकर हुआन फैंग जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उसकी आंतरिक शक्ति स्वयं ही अवशोषित हो जाती है, जो वास्तव में उसकी अपनी गलती है। ये बहुत जल्दी नहीं है। दोपहर का भोजन बनाने के लिए जाओ। ये दुर्लभ है कि तुम आज दोपहर को घर पर हो। इस बार एक बड़ा भोजन बनाओ। ये बोलते हुए बाई जियाओ अंततः अपनी आंखें टीवी से हटाने और हुआन फैंग को गंभीरता से देखने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। हुआन फैंग खड़े हुए और कहा, आपको मेरी चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप ठीक हो रहे हैं। बाई जियाओरो ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो आखिरकार हुआन फैंग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? बाई जियाओरो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हुआन फैंग को खुद ही घाव से निपटने में मदद की। स्वाभाविक रूप से वो हुआन फैंग की चोट की विशिष्ट स्थिति को जानती थी। इससे उबरना मुश्किल नहीं था, खासकर उनके लिए। हालांकि हुआन फैंग की पुनर्प्राप्ति गति बहुत तेज थी। जब वो केवल 2 घंटे का था तो वो किसी भी व्यक्ति जैसा नहीं था। हुआन फैंग की आंतरिक शक्ति डिग्री की प्रगति क्या है? मैं किस हद तक हूँ मुझे नहीं पता। हुआन फैंग ने कहा कि हालांकि वो एक निश्चित समय और स्थान में दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ हैं, लेकिन प्रत्येक समय और स्थान में विशेषज्ञों का विभाजन अलग होना चाहिए। इसलिए हुआन फैंग करते हैं, पता नहीं वो हकीकत में किस स्तर पर होगा। हालांकि मैं जो आंतरिक शक्ति विकसित करता हूं वो चोटों से उबरने में बहुत मददगार लगती है। हुआन फैंग ने कहा कि वो ऑब्सीडियन अजय कौशल के बारे में बात कर रहे थे। भले ही कोई जादू न हो, ऑब्सीडियन अजय कौशल अकेले चोटों की रिकवरी को तेज कर सकता है। वो जो तुमने मुझे दिया था। बाई जियाओरो ने जैसे ही अपनी आंखें चमकाई कहा, हालांकि उसे पहले ही पता चल गया था। हुआन फैंग ने जो कौशल दिया वो उसके आंतरिक कौशल से बहुत तेज था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कौशल का चोटों की रिकवरी पर चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। कुआ, हुआन फैंग ने निश्चित रूप से कहा, तो फिर मुझे वास्तव में अभ्यास करने की जरूरत है। बाई जियाओरो ने कहा कि वो हुआन फैंग द्वारा दिए गए कौशल के बारे में अधिक उत्सुक है। वो मूल रूप से खेती में रुचि रखती थी, लेकिन अब वो अधिक रुचि रखती है। घर पर खाना नहीं है, मैं कुछ खरीदूंगा। हुआन फैंग ने रेफ्रिजरेटर की ओर देखा और बाई जियाओरो से कहा, आगे बढ़ो। सफेद छोटा मुलायम सिर भी कहने से नहीं लौटता। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और चाबी लेकर बाहर चला गया।
ये समुदाय अभी भी काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सब्जी मंडी इस समुदाय से ज्यादा दूर नहीं है। हुआन फैंग ने ज्यादा समय नहीं बिताया, इसलिए उन्होंने सब्जियां खरीदी और वापस आ गए। फेरी बुक के बाद से हुआन फैंग ने न केवल अपने खाना पकाने के कौशल में सुधार किया है, बल्कि सामग्री का चयन करने में भी उत्कृष्टता हासिल की है। उसने जो व्यंजन खरीदे वे सबसे ताजा है। जब हुआन फैंग ने एक धुन गुनगुनाई और समुदाय में प्रवेश किया, तो उसने समुदाय के प्रवेश द्वार के आसपास बहुत सारे लोगों को देखा। भीड़ के बीच में महिला पुरुषों के बीच खूब झगड़ा होता दिख रहा था, जबकि उस महिला की आवाज उसे परिचित लग रही थी। किसी भी जगह झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। समाज के गेट पर झगड़ा करना जरूरी है, इससे दूसरे लोगों के चलने फिरने पर असर पड़ता है। जैसे ही हुआन फैंग चले, उन्होंने कहा कि उन्हें गतिविधि देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहां एक आलसी महिला भी खाना खिलाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरी माँ को धमकाने की अनुमति नहीं है, खलनायक। अचानक एक परिचित आवाज आई। यह एक बचकानी आवाज थी। हालांकि मैंने उग्र रूप धारण करने की कोशिश की, फिर भी आवाज बहुत अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग इस आवाज से बहुत परिचित है। वो उस आवाज से परिचित है जिससे उसने अभी अभी झगड़ा किया था। इस बार जब उसने फिर से परिचित आवाज सुनी तो वो तुरंत रुक गया। हुआन फैंग मुड़ता है और भीड़ को दूर धकेलता है। वो देखना चाहता है कि यह कौन है और उसकी आवाज कितनी परिचित है। हो सकता है कि वो इसमें मौजूद लोगों को जानता हो या नहीं। जब हुआन फैंग ने अंदर धक्का दिया तो उसे एक परिचित छाया दिखाई दी। हुआन फैंग ने अपना मुंह हटा लिया और चिल्लाया, छोटा सपना बांस। हुआन फैंग को यहाँ जू मेंगजू की छोटी लड़की को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने उन दो लोगों की ओर देखा जो झगड़ रहे थे। निश्चित रूप से उनमें से एक मेंगजू की माँ जू लिंग्यू थी, जो एक अच्छे नाम वाली एक खूबसूरत युवा माँ थी। जब जू मिंगजू ने किसी को उसे बुलाते हुए सुना तो उसने पीछे मुड़कर हुआन फैंग को देखा। वह अचंभित थी। फिर वह हुआन फैंग के पास भागी और बोली, चाचा चाचा, माँ की मदद करो। इस खलनायक ने माँ को धमकाया। उसने माँ को रुला दिया। जू मेंगजू की आवाज ने भी जू लिंग्यू का ध्यान आकर्षित किया। उसे हुआन फैंग का स्थान भी मिला। इस समय हुआन फैंग ने उसका चेहरा भी देखा, नाशपाती के फूल और बारिश वाला चेहरा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 671 आप मेरे पिता नहीं है। मिंगजू, ये ठीक है, रो मत। हुआन फैंग सबसे पहले नीचे बैठे और छोटी लड़की जू मिंगजू को सांत्वना दी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और जू लिंग्यून के पास चला गया। चूंकि वह एक परिचित था, हुआन फैंग ने सोचा कि इस मामले को प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें ज़ियाओ मिंगजू बहुत पसंद आया। चूंकि मैं उससे पिछली बार समुदाय में मिला था, छोटी लड़की भी यहाँ आई है। यह उसकी माँ का व्यक्ति है। छोटी लड़की शियाओबाई को देखना चाहती है, इसलिए वो शोर मचाकर अपनी माँ से उसे यहाँ लाने के लिए कहती है। हालांकि जू लिंग्यू बहुत व्यस्त लगती है। उसके बाद वो यहाँ नहीं आए। हुआन फैंग ने कुछ समय से उन दोनों को नहीं देखा है। उसे आज यहाँ उनसे मिलने की आशा नहीं थी। इसके अलावा जू लिंग्यू भी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। यह व्यक्ति कौन है? वो जंगली आदमी जिसे आप ढूंढ रहे हैं? इससे पहले कि हुआन फैंग और उसकी छोटी लड़की यह पूछने आए कि क्या हुआ, जिस आदमी ने जू लिंग्यू के साथ झगड़ा किया था, उसने अपनी उंगलियों से जू लिंग्यू से पूछताछ की थी। हुआन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने जो कहा वो सुनने में अच्छा नहीं लगा। उसी समय हुआन फैंग को आश्चर्य हुआ कि उस आदमी और जू लिंग्यू के बीच क्या संबंध था। झांग मिंगजी, लोगों को यूं ही फंसाओ मत, कृपया अभी चले जाओ, जू लिंग्यू ने कहा। क्या आप जानते हैं कि खुद को कैसे ढालना है? मैंने कहा कि आप पुनर्संयोजन से सहमत नहीं है। ये पता चला कि आपको अन्य पुरुष मिल गए। मुझे लगा कि यह सच है कि आप हर समय अपने शरीर को जहर की तरह रखते रहे हैं। उस आदमी ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, जाहिर है उसे जू लिंग्यू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। झांग मिंगजी, कमीने, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ऐसा लगता है कि जू लिंग्यू के चेहरे पर अधिक आंसू है, जबकि हुआन फैंग के लिए इस समय हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते हैं। यदि वे ऊपर जाकर कुछ कहते हैं तो वे और अधिक गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। मुझे जाने दो, तुम मुझे घर वापस दे सकते हो, उस आदमी ने कहा। जब तक आप मुझे घर लौटा देंगे, मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। आप किस तरह का आदमी ढूंढना चाहते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें ये घर नहीं दूंगा, जू लिंग्यू ने कहा। तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं मेंगजू का पिता हूँ। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। आप परवाह नहीं कर सकते, उस आदमी ने जू लिंग्यून से कहा। और फिर जू मेंगजू के पास गया और कहा, मेंगजू, पिताजी को बुलाओ। तुम चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा पिता नहीं है। तुम बुरे आदमी हो, तुम्हें अपनी माँ को धमकाने की इजाजत नहीं है। जू मेंगजू हुआन फैंग के पास छिप गया और उस आदमी से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यहाँ आओ, पिताजी के पास आओ। आदमी ने कहा। जैसे ही वो जू मेंगजू के पास पहुंचा, उसने छोटी लड़की को हुआन फैंग के पास छिपने के लिए डरा दिया। मैंने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती थी? कृपया चले जाओ। हुआन फैंग जू मेंगजू का बचाव करता है और उस आदमी से कहता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आदमी ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, इसके अलावा यह मत सोचो कि तुम्हें जू लिंग्यू की कुतिया मिल गई है। बस तुम सोचो, मुझे एक अमीर महिला मिली है। मैं तुम्हें बता दूंगा, ये घर मेरा है। मैंने इसे पहले ही दे दिया था। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो जू लिंग्यू की ओर मुड़ा और बोला, जू लिंग्यू, तुम कुतिया, तुम इतनी बेशर्म हो कि तुम मेरे घर के एक आदमी को खाना खिलाती हो, जबकि तुम्हारी बूढ़ी गाय कोमल घास खाती है। कुआ। जैसे ही वो आदमी बोला, उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा पड़ गया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की? मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने हुआन फैंग को मुक्का मारा था और छोटी लड़की को चिल्लाने से डरा दिया था। हुआन फैंग ने अपने दूसरे हाथ से उसकी बांह को हल्के से पकड़ लिया। वो एकदम से हिल नहीं सका। तुम्हारा मुंह साफ करने के लिए मैंने तुम्हें मारा, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद एक ढीला बैकहैंड एक थप्पड़ है, प्रशंसक के बीच आदमी बाहर कहा।
लोगों को मारो, पुलिस को बुलाओ और पुरुषों और महिलाओं की इस जोड़ी को पकड़ो। हुआन फैंग द्वारा उस व्यक्ति को गिराए जाने के बाद वो तुरंत नहीं उठा। इसके बजाय वो एक धूत की तरह जमीन पर लुढ़क गया और चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। हालांकि आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पुलिस को बुलाने में उसकी मदद नहीं की। हालांकि ये लोग इस समय हुआंग फैंग और जू लिंग्यू की ओर भी इशारा करते हैं। वे बिल्कुल नहीं जानते कि यह क्या है। हालांकि जमीन पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि छोटी लड़की उसकी बेटी है और जू लिंग्यू ने इसका खंडन नहीं किया। जाहिर है आसपास कुछ लोग हैं, उन पर विश्वास करें। हालांकि पुलिस आसपास के लोगों की ओर से नहीं बल्कि समुदाय के सुरक्षा गार्ड की ओर से आई थी। इससे पहले कि उन्होंने देखा कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। क्या हो रहा है? ये सब चला गया है, ये सब चला गया है। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही पुलिस पहुंची, वे अपने आसपास के लोगों को तितर बितर करना चाहते थे। हालांकि दर्शक चले तो गए, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं गए। जाहिर है वे सभी अनुवर्ती घटनाओं के विकास को देखना चाहते थे। परेशानी किसने पैदा की? मुख्य पुलिसकर्मी पास आया और बोला, लेकिन जब उसने हुआंग फैंग को देखा तो वो स्पष्ट रूप से दंग रह गया। फिर उसने उत्साह से कहा, यह मिस्टर हुआंग है। मिस्टर हुआंग, यहाँ क्या हुआ? क्या तुम्हें पीटा गया? फिर उसने जमीन पर पड़े आदमी की ओर देखा और उसकी आंखें बहुत ही मैत्रीपूर्ण थीं। जाहिर है उसने सोचा कि हुआंग फैंग को जमीन पर मौजूद व्यक्ति ने पीटा है। हुआंग फैंग उनकी बातों से दंग रह गए और बोले, क्या आप मुझे जानते हैं? ठीक है, मैं श्री हुआन और वांग जू से पहले मिल चुका हूँ। वास्तव में उसने जो नहीं कहा, पुलिसकर्मी ने कहा, वो ये था कि उसने पूर्व निदेशक क्यू को अपनी आंखों से देखा था। अब सचिव क्यू की हुआंग फैंग पर अच्छी नजर है। जाहिर है हुआंग फैंग की पहचान बहुत अलग है। अब जब वो हुआंग फैंग को देखता है तो उसे विनम्र होना चाहिए। और जमीन पर झांग मिंगजी भी स्तब्ध रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस के आने के बाद वो कहेगा कि उसे लगा कि उसने हुआंग फैंग को पीटा है और वो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। हुआंग फैंग सीधा खड़ा हो गया। वो उसे कैसे हरा सकता था? सबसे पहले उसे उम्मीद थी कि पुलिस आने पर निर्णय लेने में उसकी मदद करेगी। अब ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले जाहिर तौर पर नाइटमैन को जानते हैं। इस तरह तो उसका भला नहीं होगा। तो झांग मिंगजी खुशी से जमीन से उठ खड़े हुए और जू लिंग्यू से कहा, मेरे लिए रुको। जाहिर है उन्होंने अभी भी अपना घर मांगना नहीं छोड़ा है। जू लिंग्यून का चेहरा उदासी से भरा था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। झांग मिंगजी ने बोलना समाप्त करने के बाद वो जाना चाहा। मुख्य पुलिसकर्मी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और जाहिर तौर पर उसकी राय सुनना चाहता था। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया। यदि वो अब उसे पकड़ भी ले तो उसे हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, इसलिए उसका इरादा झांग मिंगजी को जाने से रोकने का नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 672 जू लिंग्यू का अतीत। अगर तुमने उनकी मां और बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें परिणाम बता दूंगा, हुआंग फैंग ने झांग मिंगजी से कहा जो जा रहा था। झांग मिंगजी दो दृश्य कहना चाहते हैं, लेकिन जब वो हुआंग फैंग के आसपास पुलिस को देखते हैं तब भी वो चुप रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो घर मांगने का इरादा नहीं छोड़ता। यदि वो एक बार वहां नहीं पहुंचता है तो उसे ऐसा 2 बार करना होगा। यदि वो कानून को 2 बार नहीं तोड़ता है तो वो इसे 2 बार भी नहीं तोड़ सकता है। जब तक वो कानून नहीं तोड़ता, हुआंग फैंग और पुलिस उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ नहीं। आज के कारोबार के लिए धन्यवाद, हुआंग फैंग ने मुख्य पुलिसकर्मी से कहा। मिस्टर हुआंग बहुत दयालु है, अगर कुछ गलत हो तो बस मुझे कॉल करें, पुलिसकर्मी ने विनम्रता से कहा। रेखा, झांग मिंगजी और पुलिस के एक के बाद एक चले जाने के बाद आसपास के लोग जो हलचल देख रहे थे उन्हें पता था कि देखने के लिए कोई हलचल नहीं है और वे सभी एक के बाद एक तितर बितर हो गए। क्या चल रहा है? हुआंग फैंग ने जू मैंगजू का हाथ लिया और जू लिंग्यू के पक्ष में आ गया। जू लिंग्यू धीमी आवाज में सिसक रही थी। जाहिर है उनका मूड कुछ देर के लिए भी ठीक नहीं हो सका। बगल में एक कॉफी शॉप है, चलो वहां चलते हैं और बैठते हैं, हुआंग फैंग ने जू लिंग्यू से कहा कि उनके परिवार में बाई जियाओ रो है। इस समय अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद है तो हुआंग फैंग को डर था कि जू लिंग्यू अपने मन की बात नहीं बता पाएगा। हुआंग फैंग के प्रस्ताव को सुनकर जू लिंग्यू ने सिर हिलाया और जू मैंगजू भी उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ रो मत, अगली बार जब वो बुरा आदमी आएगा तो मैंगजू उसे लात मारेगा। अगर मैंगजू हरा नहीं सका वो चाचा होंगे, चाचा हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, माँ जानती है। जू लिंग्यू ने अपनी बेटी के सिर को छुआ और अंत में खुशी से मुस्कुराया। 2 बड़े और 3 छोटे कैफे में आए। हुआंग फैंग ने कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर विपरीत दिशा में देखते हुए जू लिंग्यू, जिसका मूड स्थिर हो गया था, ने कहा, अभी क्या हुआ? क्या आप उस आदमी को जानते हैं? जू लिंग्यू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसका नाम झांग मिंगजी है। ये बोलते हुए उसने अपनी बेटी को अपने पास देखा और कहा, वो मैंगजू का पिता भी है। मेरे पिता नहीं है, वो मेरे पिता नहीं है, वो एक बुरा आदमी है। जू मैंगजू ने अपनी माँ की बातें सुनी और असंतोष से रोया। उसका चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था। आज से पहले वो अब भी सोचती थी कि कैसे उसके पिता नहीं है, अन्य बच्चों के पिता है। उसने ये भी कल्पना की कि उसके पिता एक नायक थे। हालांकि आज वो अंततः अपने पिता से मिली, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी नजर में वो आदमी एक बुरा इंसान था जो उसकी माँ को रुलाता था, उसके पिता को बिल्कुल नहीं। जू लिंग्यून ने कुछ देर के लिए अपनी बेटी को शांत किया, फिर हुआंग फैंग की ओर देखा और जारी रखा, आज वो यहाँ मिली, बस यहाँ घर वापस जाना चाहती है। क्योंकि आखिरकार हुआंग फैंग ने खुद की मदद की और जू लिंग्यून को वास्तव में बात करने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत है, इसलिए उसने हुआंग फैंग से कुछ भी नहीं छिपाया। क्या यह उसका घर है? हुआंग फैंग ने पूछा। नहीं, शायद ये पहले था, लेकिन अब नहीं, जू ने कहा। तब जू लिंग्यून ने हुआंग फैंग से उसके और झांग मिंगजी के बीच संबंधों के बारे में बात की। जू लिंग्यून और झांग मिंगजी की मुलाकात तब हुई जब वे विश्वविद्यालय में थे। जू लिंग्यू सुंदर थी और स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। झांग मिंगजी उसका पीछा करने वालों में से एक थी।
अंत में जू लिंग्यू ने देखा कि वो ईमानदार था और उसने उसे इतने सारे अन्यायों के बीच चुना। हाँ, उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग मिंगजी की ईमानदारी उसके सामने प्रदर्शित होगी। उसने अच्छा एहसास पाने का नाटक किया। समय बीतने के साथ वो झांग मिंगजी को भी अधिक से अधिक जानने लगी। हालांकि उस समय उसे झांग मिंगजी द्वारा आधा बहकाया गया था और आधा मजबूर किया गया था, इसलिए उसने झांग मिंगजी को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन उसने सोचा कि वो उसे कुछ बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद जू लिंग्यू ने कड़ी मेहनत की, जबकि झांग मिंगजी पूरे दिन आलसी थी और काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जू लिंग्यू का समर्थन करने के लिए इंतजार किया। उस समय जू लिंग्यू उससे बहुत निराश थी, लेकिन जब वो झांग मिंगजी के साथ संबंध तोड़ने के लिए तैयार हुई तो उसे पता चला कि वो गलती से गर्भवती थी। जू लिंग्यू ने अपने बच्चे की खातिर झांग मिंगजी के साथ संबंध तोड़ने का विकल्प नहीं चुना और झांग मिंगजी ने भी शादी करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि शादी से पहले उन्होंने एक घर जरूर खरीदा होगा। हुआंगफेक के मौजूदा आवासीय कोर्ट में घर उन दोनों ने खरीदा था। इसे एक साथ खरीदा गया है, लेकिन अधिकांश पैसा जू लिंग्यून द्वारा लिया गया है। उसके पास खुद के ज्यादा पैसे नहीं है। आखिरकार एक कॉलेज छात्रा के रूप में जिसने अभी अभी स्कूल से स्नातक किया है, उसे आमतौर पर झांग मिंगजी का समर्थन करना पड़ता है। उसके पास बिल्कुल भी ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। उसके माता पिता उसे पैसे देते हैं और इसका अधिकांश हिस्सा उसके माता पिता ने अपनी बेटे की मदद के लिए उधार लिया है। लेकिन झांग मिंगजी ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निकाला। उस समय इस समुदाय में घर की कीमत इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक संयुक्त उद्यम बनाया या घर खरीदा। हालांकि झांग मिंगजी के आग्रह पर मालिक ने 2 लोगों के नाम लिखे। उस समय जू लिंग्यू को कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी 2 लोगों को जीवन जीना था और उन्होंने एक ही नाम नमूना लिखा। जब जू लिंग्यू झांग मिंगजी से शादी करने की तैयारी कर रही थी तो झांग मिंगजी एक अमीर महिला थी और जू लिंग्यू के साथ संबंध तोड़ने के लिए सीधे वापस आई थी। जू लिंग्यू के मन में इस समय उसके लिए कोई भावना नहीं थी। उसने अपने पेट में पल रहे बच्चों की खातिर उससे पहले शादी करने का फैसला किया। जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो उनके पिता नहीं थे। अब जबकि झांग मिंगजी एक अमीर महिला है, उसे अपने पुराने प्यार की परवाह नहीं है और जू लिंग्यू के पेट में पल रहे बच्चों की भी परवाह नहीं है। वो दृढ़तापूर्वक संबंध विच्छेद करने का प्रस्ताव रखता है। जब जू लिंग्यू उन्हें बचाने में विफल रहा तब भी वे अलग हो गए। जू लिंग्यू ने अंततः अनुरोध किया कि घर उसके और उसके पेट में पल रहे बच्चों के लिए छोड़ दिया जाए। जहां तक झांग मिंगजी द्वारा निकाले गए पैसे का सवाल है, वो उसे उधार भी लेती है। पैसा झांग मिंगजी को वापस कर दिया गया। उसके बाद जू लिंग्यू ने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने परिवार के विरोध के बावजूद एकल मां बन गई। उसे अपने माता पिता के लिए भी खेद महसूस हुआ। काफी देर तक वो वापस नहीं गई। वो जियांगजू में अकेले काम कर रही थी। अपने बच्चों के लिए उसे कोई दूसरा साथी नहीं मिला। ये सिर्फ इतना है कि जू लिंग्यू को उम्मीद नहीं थी कि आज झांग मिंगजी घर मांगने आएंगे। बेशक जू लिंग्यू सहमत नहीं थे। उसने इसे अपनी बेटी के लिए छोड़ दिया। हालांकि झांग मिंगजी ने कहा कि जू लिंग्यू ने शुरुआत में उन्हें जो पैसा दिया था वो पर्याप्त नहीं था। अब घर की कीमत बहुत बढ़ गई है। वो पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जब जू लिंग्यू ने उसे पैसे दिए तो रियल एस्टेट प्रमाण पत्र पर नाम नहीं बदला। अब उसका नाम है तो उसे कहना होगा कि ये घर उसका हिस्सा है। यह वो गलती भी है जिसे जू लिंग्यू ने शुरुआत में नजरअंदाज किया था। वो पहले केवल झांग मिंगजी के साथ संबंध तोड़ना चाहता था, लेकिन इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से झांग मिंगजी इतना बेशर्म था और घर मांगने के लिए वापस आता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 673 सूप बनाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेशर्म होगा। अब वो न केवल पैसे का वो हिस्सा वापस चाहता है, बल्कि जब वो यहाँ घर की कीमत देखता है तो पूरा घर भी चाहता है, जू लिंग्यू ने कहा। झांग मिंगजी जू लिंग्यून से कुछ धनराशि प्राप्त करना चाहता था। हालांकि जब उसे जू लिंग्यून मिला तो उसे पता चला कि वो अभी भी अविवाहित थी। जब वो एक बच्चे के साथ अकेला था तो उसने सोचा कि जू लिंग्यू एक बदमाश था, इसलिए उन्होंने पहले धन अनुरोध को वर्तमान घर में बदल दिया। बात बस इतनी है कि उन्हें रास्ते में हुआंग शिखर के आने की उम्मीद नहीं थी। जब जू मेंगजू ने अंकल हुआंग फैंग को बुलाया और जू लिंग्यू ने हुआंग फैंग के साथ अपने रिश्ते को साफ कर दिया, तो झांग मिंगजी को पहले से ही पता था कि हुआंग फैंग का जू लिंग्यू से कोई लेना देना नहीं है। उसने बस इतना ही कहा था, लेकिन वो सिर्फ जू लिंग्यू को कुछ सलाम देना चाहता था और उसका दिल तोड़ना चाहता था। वो जू लिंग्यू को जानता था। यह उनमें से एक थी, एक कमजोर लड़की, इसे सहन नहीं कर सकती। हालांकि सबसे पहले उसने सोचा कि हुआंग फैंग सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के पुलिस के साथ इतने अच्छे संबंध थे, जिससे वो घबरा गया। लेकिन उसने फिर भी पूरी तरह से हार नहीं मानी। हुआंग फैंग ने पूरी कहानी जानकर सिर हिलाया। अगर उसे पहले मालूम होता कि वो आदमी बदमाश है तो अभी वो उसके प्रति इतना विनम्र न होता। मैं उसे वो घर नहीं दूंगा जिसे मैं भविष्य में मेंगजू के लिए छोड़ दूंगा, जू लिंग्यू ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि हालांकि वो एक कमजोर चरित्र थी, लेकिन वो इस मामले पर आसानी से समझौता नहीं करेगी। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी आसानी से हार मान लेगा। अगली बार जब वो तुम्हें फिर परेशान करेगा तो तुम मुझे फोन करोगे। हालांकि हुआंग फैंग झांग मिंगजी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। जू लिंग्यू के कथन और उनके जाने से पहले झांग मिंगजी के प्रदर्शन से हुआंग फैंग को लगता है कि दूसरा पक्ष आसानी से हार नहीं मानेगा और वो हमेशा जू लिंग्यू के साथ नहीं रह सकते। वो केवल उसे स्वयं कॉल करने के लिए कह सकता है। जू लिंग्यू ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग ही वो एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह अब भरोसा कर सकती है, अन्यथा अगर वह अकेली है तो वो वास्तव में दुष्ट की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हुआंग फैंग, धन्यवाद। जू लिंग्यून को उम्मीद नहीं थी कि जिस युवक को उसकी बेटी अनजाने में जानती थी वही अब उसका एकमात्र सहारा होगा। आपका स्वागत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे सपनों के बांस को परेशान किया जाए, है ना? हुआंग फैंग मुस्कुराए और जू मेंगजू की ओर देखा। हम जू मेंगजू ने हताश होकर सिर हिलाया और कहा, चाचा सबसे अच्छे हैं, अन्यथा चाचा आपको मेरा पिता होना चाहिए। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरा पिता बने। खांसी। हुआंग फैंग कॉफी पीने वाला था। जू मेंगजू के शब्दों से उसका दम घुट गया।
यहाँ तक कि जू लिंग्यू जो उसके सामने थी शर्मा रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसा कहेगी। सपने देखो बांस, बकवास मत करो। जिंगस्यू लिंग्यू अपनी बेटी पर चिल्लाया और साथ ही उसने हुआंग फैंग को शर्मिंदगी से देखा। मैंगजू ने कुछ नहीं कहा। मेरे चाचा कितने अच्छे हैं, अगर मेरे चाचा मेरे पिता बन सके तो अच्छा होगा। वे बच्चे यह नहीं कहेंगे कि मेरे पिता नहीं है। जू मैंगजू ने अपना मुंह टेढ़ा किया और कहा, जाहिर है वो अपनी मां की बातों से सहमत नहीं था। उसी समय झांग मिंगजी ने उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। छोटी लड़की ने उसकी पहचान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की। हालांकि जू लिंग्यू अपने शब्दों के कारण शर्मिंदा और दुखी है। बेशक वो अनुमान लगा सकती है कि उसकी बेटी एकल माता पिता परिवार में पैदा हुई है और निश्चित रूप से बच्चों के बीच भेदभाव किया जाएगा। हुआन फेंग भी थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या कहें। वो केवल कॉफी पी सकता है और जू लिंग्यू को वहां छोटी लड़की को सांत्वना देते हुए देख सकता है। कॉफी पीने और अपनी शिकायतों के बारे में बात करने के बाद जू लिंग्यू अच्छे मूड में था। बाद में वो छोटी बच्ची को लेकर चला गया। इस समय हुआन फेंग को यह भी पता था कि झांग मिंगजी को नहीं पता था कि जू लिंग्यू अब कहाँ रहता है। जू लिंग्यून को उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के लिए वो समुदाय के घर में था और उसे बहुत परेशानी हुई। वो पहले घर में रहता था। झांग मिंगजी के उत्पीड़न के कारण निवासी आगे रहने की हिम्मत नहीं करता है। जू लिंग्यू ने दूसरी पार्टी को कुछ पैसे दिए हैं और घर खाली है और वो इसे अपनी इच्छा से किराए पर देने की हिम्मत नहीं करती है। केवल जब झांग मिंगजी के मामलों को संभाला जाएगा तो वह वहां किराए पर रहना जारी रख सकती है, अन्यथा नए किराएदारों को भी परेशान किया जा सकता है। क्या आपने इतने लंबे समय के लिए कोई डिश खरीदी? मैं अभी भी पुलिस को फोन करने और लोगों की तलाश का नोटिस पोस्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। जब हुआन फेंग अपने निवास पर लौटे तो बाई जियाओरो का हमला हुआ। एक दोस्त से मुलाकात हुई और बातचीत हुई। हुआन फेंग ने कहा, क्या ये फिर से महिला है? बाई जियाओरो ने हुआन फेंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच गणना करना जानते हो? क्या तुम ये सब अनुमान लगा सकते हो? हुआन फेंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने पाया कि तुम्हारे आसपास की सभी दोस्त महिलाएं हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं कि तुम एक अच्छी महिला हो या कि तुम एक प्लेबॉय हो। बाई जियाओरो ने कहा, अरे मैंने अपना समय कब बिताया? वे और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं, इसके बारे में बात मत करो, ठीक है? हुआन फेंग ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा। साथ ही वो शर्मिंदा भी थे क्योंकि दूसरों को शायद पता न चले, लेकिन वो खुद जानते थे कि उनमें पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति दिखती है। अगर तुम्हारे दिल में ये बात मालूम हो तो जल्दी से खाना बनाओ, मैं भूख से मर रहा हूँ। बाय जियाओरो ने कंधे उचकाते हुए कहा। बैरल, हुआन फेंग ने हल्के से डांटा, लेकिन रसोई में चला गया। बैंग बैंग, दरवाजा खटखटाया। हुआन फेंग रसोई में चिल्लाया, बाय जियाओरो दरवाजा खोलो, मैं व्यस्त हूँ। ये संभवतः आपकी महिला मित्र है जो दोबारा आपके पास आई है। जैसे ही बाई जियाओरो ने दरवाजा खोला उसने कहा कि हुआन फेंग उस महिला से निपटने में बहुत आलसी थी जो लंबी और ठंडी थी, लेकिन उसका स्वभाव 8 महिलाओं जैसा था। हालांकि बाई जियाओरो ने गलत अनुमान नहीं लगाया है। गुओ मेंगन दरवाजे के बाहर खड़ा है। भाई हुआन के बारे में क्या? मैंने उसके लिए सूप बनाया। गुओ मेंगन एक पुलाव जैसी चीज लेकर अंदर जाते हुए बोला। रसोई घर में छोटे सफेद रानू ने कहा। रसोई घर। गुओ मेंगन ने सूप डाला और रसोई के दरवाजे पर आए। जैसा कि अपेक्षित था, हुआन फेंग अंदर व्यस्त था। भाई हुआन, आपने अकेले कैसे खाना बनाया? आपकी चोट अभी ठीक नहीं है, जल्दी से बाहर आओ, मैं ये करूंगा। गुओ मेंगन ने हुआन फेंग के काम के बजाय रसोई में प्रवेश करने के लिए कहा। ये ठीक है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, विश्वास मत करो। देखो, हुआन फेंग ने कुछ बार अपना हाथ हिलाया और कोई अंतर नहीं पड़ा। यह अच्छा नहीं है, लोग 100 दिनों से घायल हैं। इसके अलावा आप बहुत बुरी तरह से घायल हैं। आप इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। बाहर जाओ और पहले आराम करो, मैं ये करूंगा। गुओ मेंगन ने जोर दिया। मैं ठीक हूँ, तुम अकेले बाहर जाओ, थोड़ी देर बैठो और तुम जल्दी ही खाना खा लोगे। हुआन फैंग ने कहा कि जियांशु के साथ वो खाना पकाने से नहीं थकेंगे और गति बहुत तेज है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 674 प्रिंस चार्मिंग आप कहाँ हैं? गुओ मेंगन अभी भी जोर देना चाहता है, लेकिन हुआन फैंग ने उसे बाहर कर दिया। आज वो सचमुच अच्छा खाना बनाना चाहता है, इसलिए गुओ मेंगन केवल रसोई के बाहर हो सकता है और हुआन फैंग को रसोई में अकेले काम करते हुए देखकर चिंतित हो सकता है। चिंता मत करो, वो ठीक है, बाय जियाओरो ने आकर कहा। उसकी चोट बेकार है, क्या तुम खाना बना सकती हो? गुओ मेंगन अभी भी चिंतित है। कोई समस्या नहीं, बाय जियाओरो ने कहा कि अगर हुआंग फैंग की चोट अच्छी नहीं है तो वो हुआंग फैंग को खाना नहीं बनाने देंगी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। वास्तव में कोई समस्या नहीं है, आधे घंटे से भी कम समय में हुआंग फैंग ने व्यंजनों की एक मेज बनाई। गुओ मेंगन को स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग ने खाने के लिए छोड़ दिया था। सौभाग्य से हुआंग फैंग से पहले बहुत सारे व्यंजन नहीं खरीदे गए थे, इसलिए भले ही अधिक लोग हों, वे पर्याप्त खा सकते थे। हुआंग फैंग की पाक कला ने एक बार फिर दोनों महिलाओं को जीत लिया। उन दोनों ने खूब खाना खाया। हमें पता होना चाहिए कि उनका सामान्य भोजन बहुत बड़ा नहीं होता था। हालांकि हुआंग फैंग के स्वादिष्ट भोजन के सामने ज्यादा विरोध नहीं हुआ। गुओ मेंगन की देखरेख में गुओ मेंगन द्वारा लाया गया सारा सूप खा लिया गया है। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनके पास बड़ी मात्रा में भोजन होता है, इसलिए हुआंग फैंग को ये सभी चीजें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वे हुआंग फैंग में खा पी रहे थे, दूसरी तरफ तांग मिक्सियो रसोई में व्यस्त थी। म्यूजू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? हॉल में सुयुमो से पूछा। कुछ भी नहीं, टैंग ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी नजर उसके मोबाइल फोन पर टिकी थी जिसमें सूप बनाने के तरीके के बारे में बताया गया था और बर्तन में सूप भी बनाया जा रहा था। सुबह में तान मिक्सियो हुआंगफेंग के घर से निकलने के बाद सुपरमार्केट गया और बहुत सारी खाद्य सामग्री खरीदी। वो हुआंगफेंग के लिए सूप बनाना चाहता था। हालांकि स्पष्ट रूप से उसके पास खाना पकाने में कोई प्रतिभा नहीं है, जो गुओ मेंगन के साथ अतुलनीय है।
इसलिए जब गुओ मेंगन दोपहर के समय बर्तन को हुआंग फैंग के पास ले गया, तांग मुक्सु अभी भी रसोई में थी, लगातार प्रयोग कर रही थी। क्यों नहीं, इस मोबाइल फोन पर यह बहुत आसान है, टैन ने खुद से कहा। उसके मोबाइल फोन पर रेसिपी परिचय के बारे में समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालांकि जब वो वास्तव में ऑपरेशन करती है तो हमेशा विभिन्न समस्याएं होती हैं, ताकि दोपहर के भोजन के बाद उसने सूप खत्म न किया हो। अच्छा, वो क्या है? मैंने टैन फॉक्स से कहा, तुम सूप नहीं बना रही हो, है ना? क्या सूरज पश्चिम से निकल रहा है? तुमने किस प्रेमी के लिए अपने लिए खाना बनाया? रसोई के दरवाजे पर जी मेंगजियाओ झुक गई, दरवाजे की चौखट पर सेब को कुतरते हुए और तान मिक्स्यू की ओर देखा, जो रसोई में व्यस्त थी। एक गर्लफ्रेंड के रूप में जी मेंगजियाओ तान मुक्यू को अच्छी तरह से जानती है। हालांकि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसने पहले कभी किसी को सूप बनाते नहीं देखा। क्या कोई है जिसने इस बार सचमुच उसके दिल को छू लिया? क्या वो अपने लिए खाना बना सकती है? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। टैन मिक्स्यू जी मेंगजियाओ की ओर देखता भी नहीं है, वो अपने सूप से लड़ना जारी रखती है। तांग मुक्सु को खुद को नजरअंदाज करते देख जी मेंगजियाओ हॉल में आई और सु यूमो के पास बैठ गई। बहन यूमो, क्या बात है? मैंने पहली बार तांग लोमड़ी को लोगों के लिए सूप पकाते देखा। क्या उसे इस बार सच्चे प्यार का सामना करना पड़ा? आप हमेशा दूसरे लोगों के मामलों के बारे में चिंतित रहते हैं और आपके पास अपने मामलों के बारे में सोचने का समय होता है, सु यूमो ने कहा। वास्तव में अगर म्यूजू को उसका सच्चा प्यार मिल सकता है तो ये बुरा नहीं है। ये पहले के आसपास मौजूद पुरुषों के समूह से बेहतर है। ये सच है, जी मेंगजियाओ ने कहा, लेकिन फिर उसने कहा, आपको एक एक करके सच्चा प्यार मिला है। मेरा सच्चा आदमी नहीं जानता कि कहाँ ईर्ष्या। सु यूमो बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हुआंग फैंग के बारे में सोचा और नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था। बहन यूमो, छोटे सुरक्षा गार्ड ने आज आपको बाहर जाने के लिए क्यों नहीं कहा? जी मेंगजियाओ ने स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग के बारे में सोचा। हो सकता है आज उसके पास कुछ हो, सु यूमो ने कहा। गर्लफ्रेंड के साथ रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जी मेंगजियाओ ने लापरवाही से कहा। सु यूमो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग क्या कर रहा था, लेकिन उसकी और उसके दोस्त की फैक्ट्री अभी खुली थी। बहुत सी चीजें हाथ में होंगी और उसने स्वयं उनका अनुभव किया होगा। हालांकि वो जानता था कि हुआंग फैंग व्यस्त था। सु यूमो थोड़ा निराश था कि उसे सप्ताहांत में हुआंग फैंग का कॉल नहीं मिला। जब सु यूमो निराश थी तभी उसका सेलफोन बज उठा। उसे कुछ महसूस हुआ। उसने सेलफोन उठाया और उसे देखा। ये संख्या उसके दिमाग में थी और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। बहन यूमो, आप ऐसी दिखती हैं। मुझे पता है कि यह छोटा सुरक्षा गार्ड है। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं, नहीं तो आप मुझे कुत्ते का खाना खिला देंगी। जी मेंगजियाओ ने सेब काटा और अपने कमरे में वापस चली गई। सु यूमो जी मेंगजियाओ से थोड़ा शर्मिंदा है। जी मेंगजियाओ का अनुमान सही है, ये कॉल वास्तव में हुआंग फैंग की है। हेलो हुआंग फैंग। जी मेंगजियाओ चला गया। सु यूमो ने जल्दी से फोन कनेक्ट किया। यूमो, तुम क्या कर रहे हो? फोन के दूसरी ओर से हुआंग फैंग की आवाज आई। मूल रूप से हुआंग फैंग भूल गए कि आज सप्ताहांत है। आखिरकार उसके लिए किसी अन्य स्थान पर एक वर्ष बिताना और वास्तविक समय को भूल जाना सामान्य बात है। यदि उसकी याददाश्त अच्छी नहीं होती तो उसकी तरह वो भी अक्सर इसे पहनता है और अन्य स्थानों पर खोजता है और कई वास्तविक चीजें भूल जाता है। आखिरकार अनुभव जब बहुत सी चीजें होंगी तो हम वास्तविकता को अन्य स्थानों के साथ भ्रमित कर देंगे। कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। सो यूमो ने अपने सामने रखे टीवी की ओर देखा और कहा, अगर यह ठीक है तो बाहर जाकर खरीदारी करने के बारे में क्या ख्याल है? हुआंग फैंग ने कहा कि वो शराब की भट्टी में जा रहा था। हालांकि ये जानते हुए कि यह सप्ताहांत है, फिलहाल उसके लिए वहां जाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाना जरूरी है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब कोई शांति नहीं है। हुआंग फैंग को लगता है कि वो सु यूमो का ऋणी है, तो स्वाभाविक रूप से उसे अधिक चौकस रहना चाहिए। ठीक है, सु यूमो बिना सोचे समझे खुशी से सहमत हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें ले लूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, इंतजार करेंगे, सु यूमो ने कहा। फोन रखने के बाद सु यूमो वापस अपने शयन कक्ष में भाग गई और कपड़े चुनने लगी। वो घर पर घरेलू कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो बाहर जाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से वो इतनी अनौपचारिक नहीं हो सकती। अगले कमरे से शोर सुनकर मुझे तान मुक्सु के बारे में याद आया, जो पहली बार रसोई में अन्य लोगों के लिए सूप बना रही थी, और जी मेंगजियाओ जो अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, को अचानक इतना अकेलापन महसूस हुआ कि वो चाहती थी पहली बार प्यार में पड़ना। मेरे आकर्षक राजकुमार, तुम कहाँ हो? तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? क्या एक हो नहीं गया है? जी मेंगजियाओ का दिल थोड़ा नाराज था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 675 मेरी प्रेमिका होने के बारे में क्या ख्याल है? सु यूमो ने कपड़े निकाले और बस मेकअप लगा लिया। उसके बाद हुआंग फैंग का फोन आया और वो नीचे थे। सु यूमो जल्दी से बाहर चली गई, लेकिन तान मुक्सु अभी भी रसोई में थी, बर्तन में सूप के बारे में चिंतित थी, और उसे नहीं पता था कि उसकी अच्छी दोस्त उस व्यक्ति के साथ बाहर गई थी जिसकी वो परवाह करती थी। यूमो, तुम आज बहुत सुंदर हो। हुआंग फैंग कार के किनारे झुक गए। सु यूमो को दरवाजे से बाहर आते हुए देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। सु यूमो बहुत खूबसूरत है। आज वो जानबूझकर मेकअप करता है और कपड़े चुनता है। उनका लुक और भी शानदार है। हुआंग फैंग को इस बात का भी पछतावा है कि उसे इतनी आदर्श महिला कैसे मिली। सु यूमो चिंतित थी कि उसने ठीक से मेकअप नहीं किया। अब जब हुआंग फैंग ने ऐसा कहा तो उसे राहत मिली और वो मुस्कुराया। तुमने इसे पहले कैसे नहीं देखा? तुम तो मूर्ख हो, सु ने बस में चढ़ते हुए कहा। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं एक आदमी को पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा। मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि यह मुझसे ज्यादा अतिरंजित है। हुआंग फैंग भी बस में चढ़ा, अपनी सीट बेल्ट बांधी, सु यूमो की ओर मुड़ा और कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सच नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसी एक प्रेमिका मिल सकती है। भगवान मेरे प्रति बहुत दयालु है। सु यूमो का चेहरा अधिक लाल है, लेकिन उसका दिल भी अधिक खुश है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी प्रेमिका बनने का वादा नहीं किया है, बस तुम्हें मेरा पीछा करने देने का वादा करता हूँ।
तुम कौन हो? मेरी प्रेमिका नहीं। अगर किसी ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत की तो मैं उसका पैर तोड़ दूंगा, हुआन फेंग ने शातिर तरीके से कहा। तुम बहुत दबंग हो, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआन फेंग ने सू यूमो को गंभीरता से देखा और कहा, मैं बहुत दबंग हूँ। अब आप जानते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तब हुआन फेंगुन ने कहा, यूमो, मेरी प्रेमिका बनो। सू यूमो स्तब्ध है। ये पहली बार है जब हुआन फेंग ने उसे कबूल किया है। पिछला रिश्ता उसकी पहल से तय होता है। उसने हुआन फेंग को ये शब्द कहने के लिए मजबूर किया। सू यूमो जानती है और उसे इसका अफसोस नहीं है। वो ऐसा करेगी और जो उसने पहचाना है उसे पछतावा नहीं होगा। हालांकि दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक संचार है, यह कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं है। सू यूमो ने सोचा कि वो हुआन फैंग को कुछ संकेत देगा और उसे अपने प्यार का इजहार करने देगा। अप्रत्याशित रूप से हुआन फैंग ने आज अचानक ऐसा कहा। सू यूमो तैयार नहीं है और हुआन फैंग स्वयं तैयार नहीं है। उसे सचमुच महसूस हुआ कि अगर वो सू यूमो जैसी अच्छी लड़की से चूक गया तो ये जीवन में बहुत बड़ा अफसोस होगा। वह हार नहीं मानना चाहता था और वह हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसने बस इतना ही कहा, यूमो, मेरी प्रेमिका बनना कैसा रहेगा? मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो और बाद में तुम्हारी देखभाल करने दो। ये देखकर कि सू यूमो ने कोई जवाब नहीं दिया, हुआन फैंग को अचानक घबराहट महसूस हुई और उसने फिर से कहा। सू यूमो हुआन फैंग को देखता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि उसने मुझे गलत नहीं सुना। हुआन फैंग ने वास्तव में उसे कबूल किया, खुद नहीं बल्कि खुद हुआन फैंग ने। सू यूमो को लगता है कि उसकी आंखों में कुछ बह जाएगा, लेकिन वो वास्तव में इसका विरोध करती है और हुआन फैंग को लंबे समय तक परेशान नहीं करती है। वो जोर से सिर हिलाता है और कहता है, हम। सू यूमो का वादा जाहिर तौर पर जल्दबाजी में दिया गया जवाब नहीं है। दरअसल वो काफी समय से दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रही है। क्योंकि उसने पहले हुआन फैंग की ओर संकेत किया था, वो अपने दिल में वास्तविक विचार जान गई है। अब वो हुआन फैंग से सहमत है, लेकिन केवल अपने दिल में विचार का अनुपालन करती है। सू यूमो का सकारात्मक उत्तर सुनकर हुआन फैंग को राहत मिली। उसने अपनी सीट बेल्ट उतार ली और झुककर सू यूमो को गले लगाया और खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है कि तुम वादा कर सकते हो यूमो, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इस समय हुआन फैंग अपने आसपास की अन्य महिलाओं को भूल गया लगता है। उसका दिल केवल सू यूमो है। वो खुश है कि उसे ऐसी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। सू यूमो भी बहुत खुश है। हुआन फैंग को दूर धकेलने के बजाय वो हुआन फैंग की कमर पर अपना हाथ रखती है और मुस्कुराती है, बस तुमसे वादा किया था, तुम मेरा फायदा उठाने आओगे। इससे क्या फायदा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाता हूँ, ये स्वाभाविक है। हुआन फैंग ने सू यूमो को जाने दिया और कहा, फिर उसका सिर सू यूमो की ओर घूम गया। उसने तुरंत उसके चेहरे को चूम लिया और कहा, ये फायदा है। सू यूमो हुआन फैंग के आश्चर्यजनक हमले से स्तब्ध है। जब वो जवाब देती है तो हुआन फैंग अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, अपनी सीट बेल्ट फिर से बांध लेता है, पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है। सू यूमो शर्मा गई और भी अधिक सहमी हुई और बोली, हुआन फैंग, तुम एक भेड़िया हो, मुझे तुमसे सहमत होने का अफसोस है। हालांकि मुंह ने ऐसा कहा, सू यूमो का दिल बिल्कुल भी नाराज नहीं था। हुआन फैंग ने यह भी देखा कि सू यूमो वास्तव में नाराज नहीं थी। वो हंसा और बोला, अब पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। यदि तुम मेरी नाव पर चढ़ जाओगे तो नीचे जाने के बारे में मत सोचना, हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि हुआन फैंग ने गैस पैडल पर कदम रखा था और सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार, जो फिलहाल केवल जमीन पर ही चल सकती है, बाहर निकल गई। लेकिन कार में बैठे दो लोगों को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। सू यूमो को वास्तव में गुस्सा नहीं आया, इसलिए उसने हुआन फैंग के बारे में बात नहीं की। इस समय उसे कार की असामान्यता भी महसूस हुई। हालांकि उसने कार पहले भी देखी थी, लेकिन वो उसमें नहीं बैठी। अब वो जानती है कि इसमें बैठना बहुत अच्छा है। आपने ये कार कहाँ से खरीदी? ये वास्तव में अच्छी है। सू यूमो के पास एक कार भी है। हालांकि उसे कार की गहरी समझ नहीं है, लेकिन वो जानती है कि बैठने के आराम के मामले में ये कार बिल्कुल अच्छी है। यह अनुकूलित और महंगा है, लेकिन ये बिल्कुल इसके लायक है, हुआन फैंग ने कहा। वो स्टोरेज बॉक्स के बारे में बातें कहने वाली सू यूमो की तरह नहीं है, इसलिए वो उसे धोखा देने के लिए केवल झूठ बोल सकता है। सौभाग्य से ये झूठ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सू यूमो हुआन फैंग की पहचान के बारे में थोड़ी उत्सुक है। हुआन फैंग से पहले वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड या उसकी अपनी कंपनी थी, जहां वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। ऐसा हुआन फैंग इतनी अच्छी कार खरीद सकता है? इसके अलावा हुआन फैंग अभी भी अपने दोस्तों के साथ एक फैक्ट्री खोल रहा है, जिसमें पैसा होना चाहिए। जाहिर है हुआन फैंग के पास कुछ चीजें होंगी जो वो नहीं जानता था, लेकिन सू यूमो का पूछने का इरादा नहीं था। ऐसे में उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि हुआन फैंग उसे बताना चाहता तो वह नहीं पूछता और वह ये कह देता, लेकिन अब जाहिर तौर पर वो समय नहीं है, उसे बस इंतजार करने की जरूरत है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 676 सफलता। दोपहर में आधे दिन के लिए हुआन फैंग सू यूमो के साथ रहा है। दोनों के बीच रिश्ता अब आधिकारिक तौर पर तय हो गया है, इसलिए संपर्क के मामले में वे सामान्य से कहीं अधिक करीब हैं। कम से कम आधे दिन के लिए सू यूमो ने अपना अधिकांश समय हुआन फैंग की बाह पकड़कर बिताया। अब वे जुनूनी प्यार के दौर में हैं। स्वाभाविक रूप से वे हर जगह अपना प्यार दिखाते हैं, जिससे हुआन फैंग को कोई लाभ नहीं मिलता है, कम ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु आंखें मिलती हैं। सू यूमो और हुआन फैंग को खुद शॉपिंग का बहुत शौक नहीं है। हालांकि अपने पसंदीदा लोगों के साथ खरीदारी करना स्वाभाविक रूप से अलग है। जल्द ही आधे दिन का समय बीत जाएगा और उन दोनों में कुछ अनन्य की भावना भी आ गई। शाम को उन्हें साथ में खाना खाने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। उसके बाद वे अलग हो गए और हुआन फैंग ने सू यूमो को घर भेज दिया। कोई अन्य कार्यक्रम नहीं था। हुआन फैंग सू यूमो को एक साथ सिनेमा देखने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। हालांकि शाम को उसके पास निपटने के लिए अन्य चीजें थी, इसलिए उसे पहले सू यूमो को वापस भेजना पड़ा। हालांकि सू यूमो के दिल में कुछ पछतावा है, लेकिन वो आधे से अधिक दिन तक दोनों के साथ खेलने के बाद थक गई है। वो हुआन फैंग नहीं है, वो मजबूत शारीरिक गुणवत्ता वाली एक विकृत महिला है। काफी देर तक सड़क पर चलने के बाद सू यूमो को थकान महसूस होती है।
पहले आराम कर लो और मैं वहां नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि जी मेंगजियाओ मुझे फिर से मार दे। सुयुमो के निवास के नीचे हुआंग फैंग ने अपने बगल में सुयुमो से कहा। वास्तव में वो न केवल जी मेंगजियाओ से डरता था, बल्कि तांग मिक्स्यू से भी डरता था। हालांकि वे उस दिन रसोई के बारे में पहले